ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि 11th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेईई एडवांस में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी आते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 पोर्शन है, एक तो सीक्वेंस और दूसरा पोर्शन है सीरीज। ये 2 अपने आप में अलग अलग चीजें हैं। सीरीज से भी हर साल अभी थोड़ा वेराइटी, इसमें क्वेश्चन की वेराइटी बढ़ती जा रही है। ये सीरीज से वो लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। ठीक है, और सीक्वेंस तो ऑफकोर्स पूछते ही है, और दूसरी चीज इसका यूज भी बाकी जगह करते हैं। ठीक है, तो हमको इन दोनों टॉपिक को डिटेल में समझना है। तो आज के लेक्चर में हम सीरीज को कवर करेंगे। एक बार सीरीज अच्छे से कवर हो गया, फिर मंडे वाले लेक्चर में हम पूरा आज के लेक्चर में बस सीक्वेंस को कवर करेंगे, फिर मंडे को हम सीरीज का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो अगेन सारी थ्योरी कवर होगी, तो थ्योरी आप बस देखते जाना, फॉर्मूला समझते जाना। अब लिखना मत, नोट्स में भेज दूंगा आपको। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन फास्ट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हम थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे। ऑलरेडी आपने ये टॉपिक एक बार बेसिक तो आपको आता ही है, फिर भी मैं सारी बेसिक थ्योरी जरूर कवर करूंगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ा आपको स्पीड में करना होगा। ठीक है, ताकि अपन उसका आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, अपन डिस्कशन कर पाए। इसलिए थोड़ा स्पीड में रहना, ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से फॉर्मूले देखते जाना, लिखना हो तो लिख लेना, और जैसे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना जाए तो क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट चलते जाएंगे, और आप लोग भी हाँ या ना बोलते रहना कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं पे नहीं समझ में आए तो पूछ लेना कि सर ये समझ में नहीं आया। कहीं पे फास्ट हो रहा है तो बता देना सर फास्ट हो रहा है, या फिर आपको टाइम चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग में तो भी आप बता देना, लेकिन आपकी तरफ से आउटपुट आना चाहिए कि सर हमको थोड़ा टाइम देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इसमें जो वर्ड पहला सीक्वेंस, तो सीक्वेंस क्या होता है कि अपन ये बोल सकते हैं कि कोई भी एक मतलब मान लो कोई एक नंबर का कलेक्शन हो गया जो किसी फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने किसी nth टर्म के द्वारा किसी सीरीज सीक्वेंस को बताया n² + 1। अब यहाँ पे मैं n के अलग अलग वैल्यू रखते जाऊंगा तो मेरे पास एक सीक्वेंस मिलती जाएगी। n की वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो कुछ मिलेगा। तो इस तरह की क्या होती है, सीक्वेंस होती है। अब यहाँ पे मैं an को कुछ भी रख सकता हूँ। सपोज मैंने रख दिया -1n × n³ - n। ठीक है, तो ये भी एक तरह की क्या हो गई, सीक्वेंस हो गई। n की वैल्यू में यहाँ पे रखता जाऊंगा नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। तो जो टर्म्स हमको मिलेंगे दे आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब किसी सीक्वेंस में अगर मान लो कोई स्पेशल पैटर्न फॉलो हो रहा है, किसी सीक्वेंस में मान लो कोई स्पेशल पैटर्न फॉलो हो रहा है कि वो किसी एक पैटर्न के हिसाब से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उस स्पेशल पैटर्न को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। और हमने अलग अलग तरह के प्रोग्रेशन पढ़ना है, एक तो एपी का बारे में, फिर जीपी के बारे में, और एचपी के बारे में। ठीक है, एक होती है एजीपी, मतलब दोनों एपी और बीजीपी मिक्स करके। ठीक है, तो ये 4 तरह की प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, अब एक एक करके डिटेल हमको समझना है। एपी पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जेई में, जीपी पे भी इंडिविजुअली क्वेश्चन आते हैं। इसका सिर्फ बेसिक हमको जानना है, सिर्फ आइडिया लगाना है। बाकी इन दोनों पे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जेई पूछता है, मेंस लेवल पे भी। तो वो आज पीवाईक्यू भी हम करेंगे कि एपी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जीपी में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको हमेशा मैंने बोला, चाहे कोई भी चैप्टर हो, जेई हमेशा किसी ना किसी चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन लेगा ही। मान लो पेपर है, उसका 35% मान लो इजी पोर्शन है, तो हो सकता है 35% इजी पोर्शन किसी भी चैप्टर से आ जाए। इसलिए आपको हर चैप्टर का बेसिक पता होना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो एपी क्यों ना हो, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर, पिछले 2023-22 में भी एपी से कितने बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होगा तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस व्हिच टर्म फॉलो सर्टेन पैटर्न। ये 4 तरह की प्रोग्रेशन होती है, उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है एपी। तो बताओ एपी में क्या पैटर्न चलता है, जल्दी से बोलो। इसका डिफरेंस इक्वल होता है। किसका डिफरेंस इक्वल होता है, अधूरी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। हाँ, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल होता है। या फिर अगर मैं बात करूं, मान लो फर्स्ट टर्म ए है, तो आगे वाली टर्म्स में अगर मैं ये डी ऐड करता जाऊं तो मुझे मिलती जाएगी, हाँ है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो हर टर्म में मैं डी ऐड करता जाऊंगा, तो इस डी को बोलता है मैं अपन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लोगे तो हमेशा क्या आएगा, डी आएगा। इसलिए इस डी को क्या बोला गया, कॉमन डिफरेंस। तो ये आपकी होगी फर्स्ट टर्म, ये आपकी होगी सेकंड टर्म, ये आपकी हो गई थर्ड टर्म, ये आपकी हो गई फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म में अगर आप देखोगे तो a+3d आ रहा है, थर्ड टर्म में आ रहा है a+2d। तो इसी तरह जनरलाइज करता गया है कि nth टर्म में क्या आएगा, a+, यहाँ पे जो भी है इसका एक कम, हाँ है ना सर। बोलो। तो ये आपकी nth टर्म ऑफ द एपी होगी, आपको ऑलरेडी बेसिक पता है। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपकी एपी हो गई। अब ये डी की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की एपी है। अब एक तो फॉर्मूला बेसिक ये हमारे पास पता ही है, और एपी की कुछ प्रॉपर्टीज होती है।
क्या प्रॉपर्टी होती है? एनीवन? कोई ऐसी प्रॉपर्टी याद आ तो हो तो बताओ, क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी टर्म्स में होती है? जैसे मान लो अगर मैं बोलूं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करें और सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को ऐड करें तो ये सबका एडिशन क्या आएगा? सेम आएगा, हाँ है ना? ठीक yes, है, अपन क्या yes, बोलते थे? टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड, उनका सम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फिर बोला गया एक और प्रॉपर्टी ये भी होती है कि मान लो कोई एपी मान लो गिवन है और उसमें मान लो मैं कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दूं या सब्सट्रैक्ट कर दूं तो जो नई सीक्वेंस बनेगी वो भी क्या बनेगी? एपी ही बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो हमें ध्यान रखना है। अच्छा, आपको नंबर ऑफ टर्म्स लिखना अगर याद हो तो अगर 3 टर्म्स लेनी एपी में तो कैसे लेते थे? a minus d, a plus d. वेरी गुड। तो इसमें लॉजिक क्या याद रखना, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 लेनी हो या फिर 5 लेनी हो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको ऑड लेनी तो हमेशा मिडिल टर्म क्या रहेगा? ए रहेगा, है ना? Yes, sir. जब भी नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को ऑड लेनी तो मिडिल टर्म ए रहेगा। अब मुझे आगे और पीछे जाना है तो आगे जाऊंगा तो ए प्लस डी करना ऐड करना पड़ेगा, पीछे आऊंगा तो एक सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर इसके एक और आगे 3 टर्म हो गई। यहाँ पे भी सेम, इसके आगे अगर जाना तो एक डी ऐड करना पड़ेगा, इसके पीछे जाना तो डी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक और आगे टर्म चाहिए इसमें वापस डी ऐड करोगे, इसके पहले जाना तो इसमें डी क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट करोगे, हाँ है ना? Yes, sir. तो ये आपकी होगी 3 टर्म या 5 टर्म। और कभी कभी बोलता है कि मान लो 4 टर्म लेने, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, मान लो 4 टर्म्स अगर एपी में कंसिडर करना है तो आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे कभी कभी क्या होता है? कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए हम ये लेते हैं। बाकी अगर इससे भी लोगे तो आंसर सही आएगा। तो 4 टर्म्स इन एपी अगर लेना है तो इस बार मुझे ध्यान के रखना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मुझे अपना कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 2d का रखेंगे। क्या रखेंगे? 2d का। और जो मिडिल की 2 टर्म रहेगी, इस बार मिडिल की कितनी टर्म रहेगी? 2, एक a माइनस डी रहेगी, a प्लस डी रहेगी हमेशा। जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म, एक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में एक मिडिल टर्म आएगी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में 2 मिडिल टर्म आएगी। तो एक रहेगी a माइनस डी, a प्लस डी। अब इसके आगे वाली टर्म जो भी अगर पता करनी तो सब में 2d ऐड करते जाओ। क्या करोगे? 2d ऐड, तो इसमें 2d ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? a प्लस, बोलो, Plus 3d, 3d। वेरी गुड। इसमें 2d सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? a a माइनस, minus 3d. वेरी गुड। तो ये 4 टर्म एपी में लेने का तरीका, ये 3 टर्म एपी में लेने का तरीका, ये 5 टर्म एपी लेने का तरीका, ये बेसिक फंडामेंटल हो गया, हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. वेरी गुड। चलो, तो ये तीनों प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दिया। nth टर्म ऑफ द एपी याद रखना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो फटाफट बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जल्दी से पढ़ो और रफली ट्राई करके आंसर बताओ कितना आएगा। इफ द 19th टर्म ऑफ अ नॉन जीरो एपी इज जीरो देन द रेशियो ऑफ दिस 2019 जेई मेंस। अब देखो जेई मेंस का 2019 का क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूला बताया और आपको ट्राई करना है, तो इसलिए हमेशा आपको बोला कि अभी बेसिक क्वेश्चन आएंगे जेई में। तो गिवन डेटा ध्यान से उतार लो। 19th टर्म ऑफ द एपी आपको जीरो गिवन है और पूछा है 49th टर्म और 29th टर्म का रेशियो कितना होगा? फास्ट बताओ। 19th टर्म ऑफ एन नॉन जीरो एपी इज जीरो, 49th टर्म एंड 29th टर्म का रेशियो कितना होगा? जेई मेंस 2019 कर रहा सब ट्राई, हाँ है ना? Yes. ठीक है, बताओ कितना आ रहा है? अच्छा, 19th टर्म को लिखने का तरीका क्या होता है तब तक ये बता दो। A plus 18. वेरी गुड, a प्लस 18d। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, हाँ है ना? Yes, यहाँ ए और डी में बस sir. रिलेशन 3 आ रहा है. 3, मतलब 3:1 के a:1 Sir, 3। 3:1. ओके, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप कर देंगे तो 49 टर्म को भी ऐसे लिख देंगे a प्लस 48d और 29 टर्म को भी क्या लिख देंगे? a प्लस 28d, है ना? बोलो। Yes, sir. और a की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा माइनस 18d से, तो माइनस 18d प्लस 48d अपॉन माइनस 18d प्लस 28d। तो ये कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, ऊपर कितना आ रहा है? But 2 30d, 30 और नीचे कितना आ रहा है? 10d. 10d। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 3:1, हाँ है ना? Yes, sir. देखो ये जेई का क्वेश्चन था, क्या ये टफ था? No, No, sir. तो आपको देखो क्वेश्चन, देखो हमेशा ये बोला जाता है कि एग्जामिनर हमेशा आपको पूरा पेपर टफ देगा ही नहीं, उसके पास ये रिस्ट्रिक्शन है, उसको इजी क्वेश्चन डालना ही है। वो किस चैप्टर से आएंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन जिस भी चैप्टर से आएंगे सबसे पहले हमको उन्हीं को टारगेट करना है। अगर मान लो टोटल 30 क्वेश्चन है मैथ्स के, उसमें से अगर मान लो 8 से 9 क्वेश्चन अगर इजी हैं तो सबसे पहले उनको अपन सिक्योर कर लो। और आपको मैंने लास्ट ईयर भी बोला था कि भाई आपको ज्यादा मार्क्स नहीं लाने, अगर आपने 12-13 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी, है ना?
13 क्वेश्चन भी अगर आप Yes, देखते, sir. इसलिए आपको ना देखो कॉन्फिडेंटली वहां जाना और सिलेक्शन करना। अब देखो मैं आज को आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला एक बेसिक क्वेश्चन ये था 2019 का। चलो अब अगला एक और ट्राई कर लेते हैं। पहले तो सम ऑफ द फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। तो एसएन का फॉर्मूला बताओ कितना होता है एपी का? n/2 2a n-1d. वेरी गुड। n/2 2a प्लस n-1d, और या फिर इसको लिखने का एक और तरीका n/2 a प्लस an l। हाँ एल या फिर एल, ठीक है। एल मतलब लास्ट टर्म ऑफ द एपी या जनरल टर्म ऑफ द एपी है ना। तो वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म हो रही है। इसका डेरिवेशन भी बहुत आसान था। इसका डेरिवेशन करने का तरीका क्या, आगे से मतलब एपी को एक बार ऐसे लिख दो, फिर उसी को उल्टा करके लिख दो, फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। सेम टाइप की टर्म्स बार बार ऐड होगी, जैसे क्या को मैंने बताया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट का सम, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट का सम, इनका सबका सम क्या होता है, सेम होता है, हाँ है ना। इस सम को अगर आप 2 बार ऐड कर दोगे तो आपका डिराइव हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन है, इससे तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन अगर आपको ध्यान रखना हो तो ये मैंने यहाँ पे डाल रखा है। क्लियर है सबको यहाँ तक? मेन Yes, तो आपको sir. फॉर्मूला याद रखना है, Yes. सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी का ये फॉर्मूला। चलो अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा एक चीज और, बहुत सी बार है ना ये जो nth टर्म है और एसएन में, इसमें बहुत अच्छा रिलेशन आता है। क्या कि nth टर्म ऑफ द एपी को लिखने का एक और तरीका एसएन के टर्म्स में एसएन माइनस एसएन माइनस, मतलब शुरू की n टर्म का सम में से शुरू की n-1 टर्म का सम अगर माइनस कर दोगे तो nth टर्म बचेगी। अब इसका एग्जांपल अगर आपको लेके दिखाऊं, मान लो एक एपी में 5 टर्म है। कितनी टर्म है, 5। तो अगर मैं उसकी फिफ्थ टर्म पता करनी हो, क्या पता करनी हो, फिफ्थ टर्म, तो 5 टर्म कौन कौन सी, a1 a2 a3 a4 a5 मान लो, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसमें से शुरू के 5 टर्म में से पीछे की 4 टर्म माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा, है ना। Yes, sir. एसएन में से अगर एसएन-1 कर देंगे तो हमेशा आपके पास क्या बचेगा, लास्ट टर्म। तो ये रिलेशन याद रखना। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. Yes, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। टोटल सम ऑफ द एन टर्म्स में से अगर एसएन शुरू की n-1 टर्म माइनस कर देंगे तो लास्ट में एक nth टर्म ही तो बचेगा, ठीक है। चलो तो ये बेसिक फंडामेंटल था, क्लास 9 10 तक ऑलरेडी आपने पढ़ रखा था। चलो एक और जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन करते हैं, करो ट्राई। पहले पढ़ो अच्छे से, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ द ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 yields the remainder 2 और 5। तो उन सबका सम पता करना है, उन ऐसे सारे नंबर का सम कितना होगा, सारे ऐसे 2 डिजिट नंबर जिनको अगर अपन 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो 2 है या तो 5 है। तो बताओ कैसे सोचेंगे। पहले मुझे ये बताओ रिमाइंडर 2 वाले कौन कौन से नंबर होंगे। रिमाइंडर 2 ऐसे नंबर जिसको 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आए, 2 डिजिट नंबर बताओ पहला कौन सा होगा, सबसे पहला नंबर कौन सा होगा। 16. हाँ फिर 7 से डिवाइड करना है ना, बोलो। Yes, sir. 7 की टेबल अगर 7 के मल्टीपल अगर मैं देखूं तो 14 आता है, फिर क्या आएगा 21 आता है, 28 आता है, हाँ है ना। Yes, तो sir. अगर 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 चाहिए तो पहला नंबर कौन सा होगा, इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो पहला नंबर कौन सा है, 16, है ना। Yes, sir. बोलो सर अगला 9 कौन ही सा है? क्या हो गया, ओके सर। कुछ गलत किया? नो सर, मैं मतलब 9 से सोच रहा था, तो 2 डिजिट। ना ना 7 है। फिर अगला कौन सा आएगा, 16 के बाद 23. 23 के बाद 30. 30 30। वेरी गुड। तो क्या ये एपी है, Yes, sir. इसका फर्स्ट टर्म कितना है 16, कॉमन डिफरेंस 7. 7, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर पता करनी है तो लास्ट टर्म पता करना पड़ेगा, है ना। Yes, तो sir. लास्ट टर्म बताओ कितना है, लास्ट 7 डिजिट 7 से डिविजिबल लास्ट नंबर कौन सा होगा, पहले ये बताओ। 70 बताओ ना, 2 डिजिट में 98 2 डिजिट 98। 98 होगा क्या 7 से डिविजिबल, हाँ होगा, है ना। Yes, sir. देखो अगर आपको 100 से डिवाइड करके देख लिया करो 7 को तो आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा। 100 से 7 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 98 टाइम्स रिमाइंडर 2 ही आएगा, है ना। बोलो। Yes, sir. Yes. तो देखो 98 डिविजिबल बाय 7 है, तो इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो लास्ट डिजिट मेरा कौन सा होगा, 100 होगा, लेकिन मुझे तो 2 डिजिट नंबर चाहिए, हाँ है ना। Yes, sir. तो देखो 3 डिजिट नंबर में लास्ट वाला 100 आ रहा था, इसके पहले वाला नंबर कौन सा होगा, 7 इसमें से माइनस करते, 93. 93 वेरी गुड 93 होगा। तो ये इतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेंगे, ये लास्ट टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करने का तरीका कौन सा होता है, फॉर्मूला लगा दें an का, Yes, sir. है ना, a प्लस n-1 इंटू डी। कभी भी अगर फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है डी पता है तो an निकालने का फॉर्मूला था, nth टर्म कौन सी 93, a प्लस n-1 इंटू डी मतलब 7। ये उधर भेज दोगे, बताओ n कितना आ रहा है, यहाँ से जल्दी से कैलकुलेट करो सब लोग।
सर 8। 8 आ रहा है, ठीक है। अब चलो Yes, sir. एक काम करो, सब लोग अब आंसर निकालो। आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा। सब लोग ट्राई करो, बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा जल्दी से। एवरीवन प्लीज ट्राई। हाँ बताओ, आया आंसर? अच्छा ये एन कितना आया था यहाँ पे, ये बताना। 11। 11 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इनका सम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे सम निकाल लो क्या आप, आया ना? n/2 2a + n-1d या फिर a + l, आया ना? बोलो। यस सर। तो a + l करोगे तो 16 + 93, तो कितना आ रहा है? ये फ्रैक्शन में आएगा शायद ना? एन नंबर एन 12 है, 12 है। n 12 है, हाँ फिर वही मैं सोच रहा था, यहाँ पे n 12 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/2, तो ये हो जाएगा 6 × 109, यही आ रहा है? यस चेक सर। करो, ठीक है। तो ये अपन ने किसका निकाला? इसका निकाला। अब इसमें ऐसे भी होंगे जिनका रिमाइंडर कितना बोला है अगला? 5 है ना? यस तो सर। वो वाली सीरीज बताओ। 12। फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? 12। वेरी गुड, 12। ध्यान रखना, यहाँ पे अब जल्दबाजी में क्या करते हैं अपन, 14 में 5 ऐड कर देते हैं, है ना? यस सर। तो हमको क्या सोचना है, देखो 7 में 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा, क्योंकि अगर 7 में 2 ऐड करता तो 1 डिजिट नंबर आता है ना? यस सर। सबसे पहले वैसे 9 आना चाहिए था, लेकिन 9 1 डिजिट हमको नहीं लेना। तो 7 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो 12 आ जाएगा। तो 12 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। वेरी गुड। अगला टर्म बताओ। 19। 19, बहुत बढ़िया। इस तरह से जाता जाएगा। और लास्टली भी अगेन देखो, लास्ट टर्म कौन सा है मेरा? 98 है। इसमें 5 माइनस 98 के बाद अगला टर्म 96। 98 के बाद अगला कौन सा आएगा? 7 ऐड करोगे तो 105। 105। 105 आएगा, हाँ। अब इसमें से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो 100 आएगा। ये चाहिए क्या मुझे? नहीं। नो मुझे सर। इसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 93। ठीक है, बोलो। सर ये 5 वाला समझ नहीं आया। 96 आएगा ना? एक मिनट देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 7 के मल्टीपल लिख दी, देखो ध्यान से, ये 7 के मल्टीपल है। क्या ये बात समझ में आती है? 14 21 और ये सब, Yes, sir. बोलो। ठीक है, Yes, sir. लास्ट 2 डिजिट नंबर आ रहा है 98, ये 98 आएगा। 98 के बाद अगला कौन सा आएगा? इसमें 7 ऐड करोगे तो 105 आएगा। यस सर 3 डिजिट हो गए। हाँ 3 डिजिट। अब मेरे को क्या चाहिए? अगर 7 से डिवाइड करे, रिमाइंडर कितना चाहिए? 5 चाहिए। रिमाइंडर कितना चाहिए? 5। तो रिमाइंडर 5 वाले नंबर कौन कौन से होंगे? इन सब में क्या कर देंगे? 5 ऐड कर देंगे, हाँ है ना? ओके सर। इन सब में क्या ऐड कर दोगे? 5। अच्छा यहाँ पे 5 ऐड करोगे तो ज्यादा, अच्छा इसके 98 के पहले कौन सा आएगा? 91। 91, वेरी गुड। तो इन सब में अगर 5 ऐड कर दोगे तो ये रिमाइंडर 5 वाले नंबर आ जाएंगे। 96 आ जाएगा। हाँ, तो ये 96 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 103 आ जाएगा। तो ये लेना नहीं, हाँ सॉरी 96 आएगा बेटा, यहाँ गलती कर दी। क्लियर है? ओके सर। अब आप सेम प्रोसेस करना है और सम निकाल लोगे, हाँ है ना? यस। बोलो। ये वापिस से सबसे पहले Yes, नंबर ऑफ sir. टर्म्स पता कर लेना। नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के बाद एसएन पता कर लेना। फिर जो भी आंसर आएगा इसको और इसको आपस में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। तो देखो ये दो क्वेश्चन आए थे जेई मेंस में, इसलिए ना अपन को बेसिक करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हर चीज का बेसिक पता होना चाहिए और उस पर आप प्रैक्टिस कर लो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे ही कोई क्वेश्चन आया अटेम्प्ट कर लो। बस यहाँ पे देखो ध्यान के रखना, जेई यहाँ पे गलती करवा सकता था कि जल्दबाजी में बच्चे क्या ले लेंगे, 19 ले लेंगे फर्स्ट टर्म, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 12 आएगा। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes, sir. 96 लास्ट क्यों है ये समझ नहीं आया मुझको। क्या हुआ? सर 96 कैसे हुए थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। 96 कैसे हुआ? तो देखो अपन को पहले 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 5। तो पहले मैंने यहाँ 7 की मल्टीपल लिख लिया, आया ना? यस सर। अब इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, लेकिन अगर इसमें रिमाइंडर 5 सब में 5 ऐड कर दें, जैसे 15 14 + 5 करोगे तो 19 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 5 आएगा। यस सर। ठीक है, तो वैसे ही मैं यहाँ पे सब में 5 ऐड करता गया, तो यहाँ पे इसमें 5 ऐड किया तो 96 आया, इसमें 5 ऐड किया तो 103 आया। तो 2 डिजिट नंबर का लास्ट कौन सा था? 96 था। ठीक है सर 12 कैसे आया ये? 12 सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आए। देखो सबसे पहला 7 के मल्टीपल में सबसे पहला नंबर 7 है, इसमें 5 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा। ओके सर। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से बेटा। Sir, C correct है क्या? हाँ हो सकता है आंसर सी हो, पता नहीं अभी तो। वेरी गुड, Sir, सही। और किसी का आंसर आया था कि सी आ रहा है? sir मेरा C आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, ये थोड़ी बहुत बेसिक मैथ है कि भाई 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आए तो ऐसा पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 16 होगा। और ऐसा पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 12 होगा। इस तरह से आगे बढ़ते के लास्ट डिजिट पता कर लिया, नंबर ऑफ टर्म्स पता कर ली, दोनों को सम, दोनों के सम निकाल लिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था, एक बार और ट्राई कर लेना जिसका डाउट हो। नाउ नेक्स्ट, अब देखो ये 2022 लास्ट ईयर 2022 के जून अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन है। अगेन एपी का एक क्वेश्चन है, 2022 में आया था। पढ़ लो एक बार अच्छे से। ai from 1 to n is an even integer is an ap with a common difference of 1। तो क्वेश्चन में जो जो गिवन है पहले वो लिख रहे थे, कॉमन डिफरेंस 1 दिया है। फिर बोला गया समेशन ऑफ ai गोइंग फ्रॉम 1 से लेके n तक इज गिवन एज 192। एंड दूसरा हमको क्या दिया? समेशन a टू i गोइंग फ्रॉम 1 से लेके n/2 तक इक्वल टू 120। ठीक है, तो पूछा कि n कितना होगा। तो थोड़ा पहले आप सोचो अपने एंड पे, एक एपी है जिसका इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, n कितना होगा ये पूछा गया। तो एक बार आप ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं जल्दी से। पहले सोचो ये समेशन का मतलब क्या है और दोनों समेशन का मतलब क्या है और कैसे रिलेट करोगे इनको आपस में। सर उस एपी की सारी टर्म्स को पहले वाले उसमें तो उसने मतलब जोड़ा है। सर 104 है क्या? Sir, SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ क्या हुआ? SN से आ जाएगा। हाँ वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, ये क्या गिवन है? मतलब बेसिकली a1 a2 a3 हाँ है ना, Summation. समेशन है a1 a2 a3 अप टिल हाउ मच an, राइट? Yes, sir. ये 1 से लेके n तक का सम गिवन है 192, मतलब वैसे एसएन गिवन है आपको। और ये क्या गिवन है? सम ऑफ इवन ये भी इंटीजर्स। सम है। हाँ ये भी सम है, लेकिन कौन सी टर्म्स? इवन टर्म्स का सम है ना। Yes, sir. Yes, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? आई को 1 रखोगे तो a2, फिर क्या आएगा? a4, फिर क्या आएगा? a6, और लास्ट में आई को रख दोगे n/2 तो क्या आ जाएगा? an, है ना। Yes, sir. तो ये जो इवन टर्म्स है उनका सम है। अब बस यहाँ से दो रिलेशन डेवलप करने होंगे और अपन को n पता करना। मुझे बताओ यहाँ से क्या रिलेशन आएगा? पहला बोलो, इधर क्या लास्ट में formula है? 8 to n होगा ना? क्या हो गया? लास्ट में 8 to n होगा। क्यों होगा 2n? ध्यान से देखो, n आई की जगह n/2 रखोगे ना। ओके सर। हाँ, यहाँ पे बताओ इनका सम क्या होगा? a1 से लेके n का सम का फॉर्मूला बोलो। सर n/2। हाँ 2a plus n minus 1 into d. वेरी गुड, 2a plus n minus 1 into d हमको दिया हुआ है 1 Sir. इक्वल टू 192। क्लियर है यहाँ तक?
यस सर। एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा ए और डी में, ठीक है, टू को उधर भेज दो, जो भी करना पड़ता है ना, यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से बताओ कि क्या रिलेशन आएगा। n/4 हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स n/2 कितनी है? n/2। वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो उसमें आधी टर्म इधर होगी, है ना, आधी इवन आधी ऑड होगी, बोलो। यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो इवन टर्म्स कितनी हो जाएगी, n/2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n/2। तो फॉर्मूला वापस वही लगेगा, n/2। यस सर। 2a फर्स्ट टर्म कौन सा है, 2a2 a2। वेरी गुड। प्लस नंबर ऑफ टर्म्स अगेन n/2, n 2 -1 इंटू d। d क्या होगा, 2 सोच के, d कितना होगा। 2 हाँ, 2। देखो a1 a2 a3 a4, तो यहां से यहां तक जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, यहां से यहां तक जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, यहां से यहां तक जाने के लिए +2 करना पड़ेगा, है ना। यस यस सर। सर। तो कितना आ जाएगा, +2 = 120। देखो यहाँ पे अगेन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो गए, ये a और n में एक रिलेशन है, ये a और n में एक रिलेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके n निकाल लोगे, हाँ है ना। यस सर। अब देखो 2022 का क्वेश्चन था, जून का, क्या ये भी आसान था। यस सर। बस थोड़ा सा वहां पे आपको कामनेस रखना, शांति से क्वेश्चन की डेटा को प्रॉपरली लिखना है और फिर उसकी इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। क्या क्लियर हुआ सबको। यस सर। वेरी गुड। एनीवन कोई डाउट। नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक और सर इससे क्वेश्चन। n निकल जाएगा। हाँ, ए और एन दोनों निकल जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो, है ना। यस। यस सर। ठीक है, चलो एक और ट्राई करो। अगेन ये भी 2022 लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, जेई मेंस। तो मैं आपको एक्चुअली ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए ला रहा हूं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हम आप भी कर सकते हो। थोड़े से बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्राई करो इसको। चलो थोड़ा सा इक्वेशन ढंग से लिखो, आंसर निकाल के लिखाओ। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी से ट्राई करो। कर रहे हो ना ट्राई आप लोग। हेलो। यस सर। ओके। A1 A2 A3 and so on, और B1 B2 B3 and so on are in AP। A1 हमको दिया हुआ है 2, A10 दिया हुआ है 3, डी आ रहा है। डी आ रहा है। वेरी गुड। बाकी लोग भी निकालो क्या आ रहा है।
और किसी का आंसर आया? सर डी आ रहा है। डी आ रहा है, वेरी गुड। कपिल का भी आंसर डी आया है, ठीक है, 2 बच्चों ने और आंसर डी दिए है। चलो जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। A1 दिया है, A10 दिया है, एक रिलेशन और हमको गिवन है, A1 इंटू B1 का प्रोडक्ट 1 है और A10 इंटू B10 का भी प्रोडक्ट 1 है। तो पूछा कि A4 और B4 का प्रोडक्ट क्या होगा। अगेन जेईई मेंस 2022 लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। तो वापस दिमाग लगाते क्या करा जाए। इसका फर्स्ट टर्म पता है, 10th टर्म पता है और दूसरी टर्म का नहीं पता। बताओ आपने क्या तरीका अपनाया? सर B1 बोलो। B10 निकाल लेंगे। हाँ, A1 पता है, इनका प्रोडक्ट पता, तो यहाँ से B1 आ जाएगा। वेरी गुड। तो A1 इंटू B1 हमको 1 दिया हुआ है, तो A1 की वैल्यू में 2 रखूंगा तो B1 आ जाएगा 1/2। आया ना? बोलो यस सर। अब क्या करें? यस, A1 A10 से D आ जाएगा। B1 की मल्टीप्लाई वाले रिलेशन से दूसरे वाले मतलब जो एपी है ना उसका कोएफिशिएंट निकल। हाँ, यहाँ से B10 आ जाएगा, B10 1/3 आ जाएगा। यस, अब D A1 और A10 से की D की value वैल्यू मिल जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो A1 और A10 से यहाँ से 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो यहाँ से D आ जाएगा। यही कह रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, और यहाँ से भी इसका भी D आ जाएगा। यस सर। यस यस सर। कॉमन डिफरेंस पता, प्रोडक्ट रखो तो आंसर आ जाए। अब देखो क्या है, जेई लाइक क्वेश्चन था लेकिन फिर भी पूछा गया था, हाँ है ना? बस दिखने में थोड़ा अजीब दिखा था, लेकिन अगर आप डेटा को प्रॉपरली लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो ये एपी भी अभी क्वेश्चन हमें इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट के लिए दिए हैं, या आप घर पे ट्राई करना, और इनके आंसर की भी मैंने डाल रखी है। मुझे इतना सा बताओ, अगर आपको याद हो, कोई भी अगर पॉलीगन होता है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन का एक फॉर्मूला होता था, बचपन में सीखा था। बताओ क्या था? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। n-2 into 180। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। n-2 into 180 डिग्री, याद रखना ये फॉर्मूला, क्लास 7th में था। अगर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो उसके अंदर जितने भी एंगल है उन सबका सम कितना आएगा? n-2 into 180। अगर आपको सोचना है एग्जांपल से, अगर मान लो क्वाड्रिलेटरल सोचते हो तो क्वाड्रिलेटरल, या फिर सॉरी पैरेललोग्राम कोई भी सोचते हो तो या फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी मान लो, तो n को अगर 4 रखोगे तो 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 360, है ना? ट्राइंगल के लिए n को 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 180। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, इन 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना घर पे और इनसे आंसर मैच करने की कोशिश करना। ना नेक्स्ट, ये था हमारा एपी के बारे में। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एएमजी, सॉरी अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले तो यहां तक तो एपी के बारे में हमने देख लिया, एपी में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, थोड़ा बहुत बेसिक ट्राई कर लिया। बाकी मैं आपको आज होमवर्क दूंगा, आपको घर पे ट्राई करने हैं। जितने भी जेई के पीवाईक्यू वो होमवर्क दूंगा, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, देखना हो पा रहे कि नहीं। तो कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, कुछ मीडियम लेवल के होंगे, कुछ हार्ड लेवल के होंगे, तो आपको सबको डील करना है और अच्छे से उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक बोलो। यस सर। ओके ना, अगला कॉन्सेप्ट हमारा, अच्छा पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं। अगर मैं बोलूं अगर ए बी सी 3 टर्म अगर एपी में है तो इनमें रिलेशन क्या हो जाएगा? बोलो। ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू A plus A+C। है ना, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी। और यहाँ से देखो एक चीज और आती है, बी की वैल्यू कितनी आ जाती है? A+C/2। और इसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, है ना? 2 यस नंबर। सर। ठीक है। यस सर। अब आपको ये ध्यान रखना, अगर 3 टर्म एपी में है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 3 टर्म्स आर इन एपी, तो हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेना कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। और ये पता है कैसे आया? है ना, कैसे आया पता है? यस सर। क्योंकि आपको पता है एपी में कोई भी 2 टर्म का डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो बी का ए के साथ डिफरेंस और सी का बी के साथ डिफरेंस हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन कितना आ जाएगा? 2b इक्वल टू A+C। बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। वेरी गुड। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म, 4 कंसेक्यूटिव टर्म, 5 कंसेक्यूटिव कैसे लेनी हो ऑलरेडी आपको बता रखी है। अगेन पीछे से और आखिरी से टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, मतलब उनका सम हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फर्स्ट का लास्ट का सम, सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ सम, थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ सम, इन सब के सम की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? इक्वल आएगी। ठीक है। फोर्थ, अगर मान लो किसी भी एपी में आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से ऐड या सब्सट्रैक्ट करो तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होती है वो भी क्या होती है? एक एपी होती है। फिफ्थ, सर प्रॉपर्टी थर्ड वाला एक बार बता दीजिए अगेन। ये प्रॉपर्टी थर्ड ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताई थी मैंने। सिंपल प्रॉपर्टी क्या है कि भाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा सम क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा एपी में। क्लियर है? ओके। सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला वो भी इसी से डिराइव किया था हमने। एक बार और ट्राई करना आप खुद से वापस से। एसएन का जो फॉर्मूला है वो भी इसी से डिराइव हुआ था। तो दोनों बार बताया था, तो एक बार और वापस ट्राई करना इस प्रॉपर्टी को। ओके सर। फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये बोला है, अगर किसी कांस्टेंट के से डिवाइड करते हैं, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट, तो क्या रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में रहेगी? नो सर।
डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो सोच के देखो। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, ये एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस मान लो D है। चलो इसको एक काम करते हैं, नॉर्मल AP ले लेते हैं। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो मान लो किसी कांस्टेंट K से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर किसी K से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीक्वेंस क्या बनेगी, बोलो। K से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ है ना, यस सर। तो ये सीक्वेंस बनेगी। तो क्या ये अभी भी AP में है, चेक कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, D इंटू ठीक के। है। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा, D इंटू के, हाँ है ना। यस सर। अभी भी क्या है AP में। तो चाहे ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो वो अभी भी क्या रहेगी, AP में रहेगी। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस ओके, चलो एक और ट्राई। एक सिंपल क्वेश्चन है ये, आपका क्लास 10th में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे। SN आपको दिया हुआ है, SN का फॉर्मूला दिया हुआ है n के टर्म्स में 2n स्क्वायर प्लस 3n। मतलब सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द AP SN के टर्म्स में आपको गिवन है, और पूछा गया इसकी 50th टर्म क्या होगी। तो मुझे बताओ इसको करने का क्या तरीका होगा, जल्दी से। एन की वैल्यू रखते जाएंगे। वेरी गुड, n की वैल्यू रखते जाओगे। n की वैल्यू मान लो आपने 1 रखी, तो S1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म का मतलब कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ही तो होगा। S1 का मतलब सम ऑफ यस वन सर। टर्म, है ना। तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। फिर n को क्या रखोगे, n को पहले 1 रखा, n को रखा 2, तो n को 2 रखा तो क्या आएगा, S2 आएगा। यस सर। S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे चेक कर लो, कितना आ जाएगा, 14, है ना। यस और सर। S2 का मतलब क्या होगा, सेकंड टर्म। नहीं नहीं, S2 का मतलब क्या टर्म होगा, प्लस सेकंड टर्म। हाँ, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो A1 प्लस A2, है ना। SN का मतलब हमने क्या सीखा, सम ऑफ n टर्म्स। तो S1 का यस मतलब सर। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S3 का मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस A3, S2 का मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, और S1 का मतलब क्या हो जाएगा, A1, हाँ है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ पे आपके पास A1 पता है, यहाँ पे A1 की वैल्यू रखोगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 9। A1 पता है, A2 पता है, क्या D आ जाएगा। यस सर। फर्स्ट टर्म पता है, D पता है, जो भी पूछेंगे आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो n की वैल्यू 50 रख के फिर 49 रख के ऐसे माइनस करते तो आ जाता ना डायरेक्ट। हाँ वो भी आ जाता, बहुत बढ़िया। आप वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, टीएन का एक फॉर्मूला और सिखाया था आपको, SN-SN-1, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप n को 50 रख दोगे तो S50 में से S49 माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। क्लियर है? और यस कभी सर। अगर आपको क्वेश्चन में A और D पूछ लिया तो उसका तरीका ये अप्लाई कर देना। बोलो, आगे समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, पढ़ लो एक बार ध्यान से। दो AP आपको गिवन है, बोला कि कितने आइडेंटिकल टर्म्स होंगे। समझ पा रहे हो क्वेश्चन का मतलब? जैसे पहली AP क्या है, यस सर। पहली AP क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 3-3 का, है ना। यस सर। इस तरह से आगे जाएगी। सेकेंड वाली AP क्या है, पहला टर्म 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, फिर क्या ऐड करोगे, बोलो। 11। 11, फिर 13 एंड सो। 13। तो इन दोनों AP में क्या कुछ टर्म सेम आ रही है। यस सर। देखो पहली टर्म सेम कौन सी आ रही है, 5, है ना। यस अगली टर्म सर। सेम कौन सी आ रही है, 11 11, और आगे भी और टर्म सेम आती जाएगी इसमें। यस सर। ठीक है, तो पूछा कि ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स जो सेम हो वो कितनी होगी, ये पूछा गया। बताओ। और लास्ट कहां तक जाना है, यहाँ पे 60 तक जाना है, यहाँ पे 50 तक जाना है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको रखनी है 60, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स रखनी है 50। तो लास्ट आइडेंटिकल टर्म कौन सी होगी, ये पूछा गया। यानी सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी ये पूछा गया। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा नॉइज आएगा बाहर से। ट्राई करो, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, फिर मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। एक बार खुद से ट्राई करो।
हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस ठीक है, चलो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। तो पहले आप बताओ क्या तरीका अपना है। सर, दोनों का सर इनका सम करते हैं। नहीं नहीं, अच्छा मुझे बताओ कॉमन टर्म्स क्या क्या होगी। पहली कॉमन टर्म क्या आएगी? सर 5। सर इसमें टर्म निकाल लेंगे ना, जैसे टर्म 60 और टर्म 50 करके, और फिर इनको हाँ, टर्म तो पता करोगे ही सही। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, पहली कॉमन टर्म कौन सी आई? 5 आई। अगली कॉमन टर्म कौन सी आई? 11 11 11। इनमें कितने का गैप है? 6 6 का 6। गैप है। अच्छा यस सर। अच्छा, मुझे बताओ ये फर्स्ट वाली एपी, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? सर सर 2 3 and 3 सेकेंड वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 सर 2 2। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। 6 होता है ना? तो यस बेसिक सर। कॉन्सेप्ट ये कि भाई ये 3 से आगे बढ़ रहा है, 2 से आगे बढ़ रहा है, तो कॉमन टर्म किससे आगे बढ़ेगी? 6 से आगे बढ़ेगी, हाँ है ना? यस सर। अगली टर्म ये आएगी, सर। आप चेक भी कर लेना। इसकी 7, इसका अगला टर्म 17 आएगा, इसका भी अगला टर्म एक 17 आएगा। 17 अगला कॉमन टर्म आएगा। क्या है बात समझ में आई? यस सर। अल्टीमेटली मुझे पूछा है कि भाई ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, ये मुझे पूछा गया है। तो अगर ये पूछा गया है तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, कैसे भी रहेगा, बस लास्ट कॉमन टर्म पता कर ली तो मेरा काम हो जाएगा, है ना? यस सर। अब लास्ट कॉमन टर्म पता करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? तो पहले अपन ये पता कर लेते हैं कि मतलब इनकी 10 लास्ट, minus 1। हाँ कैसे करें? नहीं नहीं, फिर इसकी लास्ट, टर्म 60 निकल जाएगा, टर्म 60 निकाल लेंगे सर पहले उन 170। दोनों का लास्ट टर्म निकाल लेते हैं ना। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे मुझे पता नहीं ना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सबसे पहले इनकी लास्ट टर्म पता कर लेते हैं। तो इसकी लास्ट टर्म कितनी आएगी अगर फर्स्ट वाली की बात करें? 170। X तो ए X प्लस 49 इंटू डी। डी कितना है? 3। 2 कितना आ रहा था? 101 आ रहा था सर। सॉरी 59। ये इसी का करा ना फर्स्ट लास्ट टर्म ए ये प्लस ये एन सर माइनस इसका 1। 179 आ रहा है, नीचे वाले का 101 आ रहा है। इसका 179 आएगा, इसका 101 आएगा। सर क्लियर है यहाँ D2 तक? है इसमें। क्या हुआ? ये सही है ना? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ये कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब मुझे बताओ, देखो कॉमन टर्म जो भी आएगा वो या तो 101 होगा, 101 से कम होगा, हाँ है ना? लास्ट वाला कॉमन टर्म ये क्या होगा? या तो 101 होगा या 101 से क्या होगा? कम होगा, बोलो। यस है सर। ना? क्योंकि इसके आगे तो मुझे जाना नहीं है, इसके आगे तो मुझे जाना नहीं, मतलब इससे कहीं ना कहीं पहले आ रहा होगा। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो हम n को इसी से इक्वेट कर देते हैं, जो भी आंसर आएगा फ्रैक्शन में आएगा फिर पॉइंट में आएगा, अपना पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी को अपन इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी लास्ट टर्म कॉमन टर्म आएगा वो कहीं ना कहीं 101 से पहले आ रहा होगा, हाँ है ना? सर। ठीक है, या तो 101 के बराबर होगा 21। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेट करूं an इक्वल टू, अगर मान लो 101 होगा तो n की वैल्यू इंटीजर आ जाएगी, और 101 नहीं होगा तो n की वैल्यू कुछ ना कुछ डेसिमल में आएगी। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 में यहाँ d कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा कि दोनों में से जो कम वैल्यू थी इसको इक्वेट कर दिया। तो an की जगह अगर मैं 101 रख दूं इसी फॉर्मूले में n पता करना था, तो a मतलब 5 प्लस n माइनस 1, d को कितना रखा? d कितना था? 6। 70 आ जाएगा शायद। तो यहाँ से चेक करो कितना आ रहा है। ये 5 इधर चल जाएगा, कितना आएगा ये? 96, है ना? बोलो। Yes. तो इनको डिफरेंस लोगे तो यहाँ से n इंटीजर ही आ रहा है। आई थिंक ये कितना आ जाएगा? यस n कितना आ जाएगा? 70। 17। आगे समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको n निकाल। अगर मान लो n की वैल्यू 17.3 आती तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती? 17। 17 हाँ 17 ही होती। क्लियर है? तो आपको क्या क्योंकि इससे कम है ना। करने का तरीका क्या हो गया, याद रख लो। आप सबसे पहले पता कर लो फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सी है ना? यस सर। क्या पता कर लो फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सी? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एलसीएम ऑफ दोनों का टर्म, है ना? तो अगली कॉमन टर्म पता करने के लिए क्या निकाल लो? डी निकाल लो। क्लियर सबको? यस सर। तो आपको ए पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा। फिर लास्ट टर्म निकालने के लिए इन दोनों में जो सबसे छोट वैल्यू लोएस्ट होगी उसको एन से इक्वेट कर दो, उसको कैसे इक्वेट कर दो? एन से। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो सर मुझे ये ये पता चल 17 गया कैसे है? 101 101 कैसे आया? इसका अपन ने nth टर्म निकाला, इस सेकंड एपी का nth टर्म निकाला, nth टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना? इसका फर्स्ट टर्म था 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितना था? 50, तो 49 इंटू डी। क्लियर अब? यस सर। बोलो। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है?
जल्दी से पूछो। नो सर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया? सर यहाँ पे 101 ना होता, यहाँ पे कुछ और होता तो ए एन की वैल्यू कैसे निकालते? नहीं, यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे कुछ यही तो निकालना है। अब ये तो अपन ने निकाला है ना, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस एन माइनस वन डी से। ओके सर। यहाँ पे जो भी टर्म आएगा उन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो अपन यहाँ रख देंगे। ठीक है, वहां से एन की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू तो इंटीजर आएगी या तो डेसिमल में आएगी। ठीक है, अपन ने क्या बोल दिया कि मेरी देखो यहाँ पे अपन क्या बोले, दो सीरीज आपके पास चल रही, पहली कॉमन टर्म 5 आई, अगली कॉमन टर्म 11 आई, अगली कॉमन टर्म 17 आएगी। ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। तो जो भी लास्ट वाली कॉमन टर्म आएगी या तो वो 101 होगी या फिर 101 से कम ही होगी, है ना, क्योंकि इसके आगे तो मुझे जाना नहीं है। ठीक है, तो मैंने लास्ट कॉमन टर्म को क्या मान लिया, 101 मान लिया। और 101 कैसे निकाला, एपी का एनएच टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो ये जेई अगेन 2023 करो ट्राई। अब देखो कॉन्सेप्ट सीख लिया और अप्लाई जेई ने वापस करवा दिया। ठीक है, तो बस यही बोला गया आपको, सारे कॉन्सेप्ट को बेसिक सीखते जाओ, जेई के क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं। कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे, कुछ मीडियम आएंगे, उनको पहले टारगेट करना, टफ वाले को अभी फिलहाल के लिए बाद में टारगेट करें। पहले इसको चलो ट्राई करो। यहाँ पे अगेन दो एपी की वन है, 3, 6, 9, 12 अप टू 78 टर्म्स। दूसरी एपी की वन है 5, 9, 13, 17। तो बोला कि इनकी जो कॉमन एपी बनेगी उनका सम निकालना है। कॉमन टर्म्स वाली एपी जो बनेगी, कॉमन टर्म्स, तो कॉमन टर्म्स में पहला कॉमन टर्म कौन सा आएगा? 9। 9। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 12। इसका 3 और इसका कॉमन डिफरेंस ये कितना है? 4 4। है ना। तो इस कॉमन टर्म का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 12। LCM ऑफ 3 एंड 4। वेरी गुड, 12। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? जल्दी बोलो। यस सर। तो पहला कॉमन टर्म आपका ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है 9 है, पहला कॉमन टर्म पहला क्या दिख रहा है 9। तो अगला कॉमन टर्म क्या आएगा, इसमें 12 ऐड कर देंगे, डी पता चल गया तो। यस सर। तो 21। इसमें 12 ऐड कर दोगे तो अगला टर्म पता चलेगा, तो कितना आएगा? 21। 21। इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। अब मुझे पता करना पड़ेगा इसका लास्ट टर्म कौन सा, या फिर एनएच टर्म कौन सा है, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, तो अगेन वही फटाफट तरीका अपना लो। यहाँ पे 78 टर्म है, दूसरे वाले में 59 टर्म है। तो इसका लास्ट टर्म पता कर लो। लास्ट टर्म पता करने का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका लास्ट टर्म निकालने के लिए ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी की मैंने 78, कॉमन डिफरेंस इसका 3 है। तो इसका लास्ट टर्म आ गया 94 और दूसरे वाली का लास्ट टर्म भी निकाल लो। सर 237। सर आपने उसका लास्ट टर्म क्या बोला सर? सर 94 नहीं आएगा सर ये कुछ और आ रहा गलत हो गलती गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? सर, मल्टीप्लाई में। अच्छा हाँ, मल्टीप्लाई, सॉरी 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 सॉरी, मल्टीप्लाई गलत कर दिया। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना है 21 ना, हाँ सॉरी, यहाँ पे आएगा 21 कैरी 1 9 3 20 23 231 आएगा सर, दोनों जोड़ के 254। 234 आया ना। यस सर। सर। तो स्मॉलर वैल्यू कौन सी ये है? सर। इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू कौन सी ये? तो इसको अपन या ये वैल्यू जो भी होगी लेस देन इक्वल टू 234 होगी, आया ना। सर। अब ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो अगेन यहाँ पे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको अगर अपन 234 मान लेते हैं, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 9, एन निकालना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 12, आया ना। यहाँ पे अब इसको 9 से माइनस करोगे तो कितना आएगा 225, है ना। सर। एन माइनस वन, तो ये डेसिमल में कितना आ जाएगा एन की वैल्यू बताओ। बताओ एन की वैल्यू कितनी आएगी डेसिमल में?
240 नहीं, सर 19.7 19.7 ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लेंगे? 19। 19। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लोगे? 19। हाँ है ना? बोलो यस सर। बोलो। अब आपको ए पता है, डी पता है, एन पता है, क्या एसएन निकाल लोगे? एसएन यस पूछा सर। यस सर ठीक है। अब देखो ये बेसिक कंसेप्ट सिखाया आपको कि भाई दो एपी में कॉमन टर्म्स कैसे गिनते हैं। फर्स्ट कॉमन टर्म देखी, कॉमन डिफरेंस आएगा एलसीएम ऑफ बोथ, और लास्ट टर्म पता करने के लिए इन दोनों की पहले एनएच टर्म पता कर लो। ध्यान से सुनो, इन दोनों की एनएच टर्म पता कर लो, उसमें से जो स्मॉलर है उसको यहाँ का एन मान लो, उसको यहाँ का क्या मान लो? एन। तो ये एन यहाँ पे रख देंगे, इसका ए और इसका डी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो वहां से एन आ जाएगा। सेम काम यहाँ पे किया, दोनों एपी लिखी, ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। तो जो नई एपी होगी उसका पहला टर्म कॉमन टर्म था 9, पहला कॉमन टर्म क्या था? 9, ठीक है। तो पहला कॉमन टर्म आ गया। और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका एलसीएम ऑफ दोनों d1 एंड d2, तो एलसीएम निकाल के निकाला 12, तो कॉमन डिफरेंस 12 आ गया, पहला टर्म 9 आ गया। अब लास्ट टर्म पता करना था, तो दोनों गिवन एपी का लास्ट टर्म पता किया, उसमें से जो स्मॉलर था उसको रख दिया एन में। हाँ है ना? क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, जिनको नहीं आया प्लीज एक बार वो घर पे ट्राई कर लेना, आ जाएगा। सर Now next सर इसमें 90.7 लिखा था, अगर 19.9 लिखा है तब 20 लेते ना? ना ना 19.999 आता तो भी 90 नहीं लेते, इंटीजर टाइप। क्लियर है? ठीक है। नहीं सर, 20 वो मतलब राउंड ऑफ नहीं कर सकते सर। राउंड ऑफ थोड़ी करेंगे यहाँ पे, क्या बोला 19 से थोड़े आगे, तो 19 ही लेना है आपको टाइम, राउंड ऑफ थोड़ी करना है। इंटीजर आएगा ना आपका आंसर जो भी आएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपका अर्थमेटिक मीन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो दो नंबर है ए और बी, तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। हाँ है ना? यस ठीक है। अगर मान लो ज्यादा टर्म आ जाए, a1 a2 a3 a4, 4 टर्म है, 4 टर्म का अर्थमेटिक मीन निकालना, तो बताओ कैसे निकालोगे? प्लस ऐड कर करके देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, सारे टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसको बोलते हैं अपन अर्थमेटिक मीन। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है। अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या है? जितनी भी टर्म्स का अर्थमेटिक मीन पूछे उन सबका सम डिवाइडेड बाय n, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। बोलो। वेरी गुड। अब एक कॉन्सेप्ट होता है अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर। अब इसको ध्यान समझना, इस कॉन्सेप्ट को पहले सुनते जाना ध्यान से एक बार में। मान लो दो नंबर गिवन है मेरे पास ए और बी, दो नंबर गिवन है ए और बी, ये कोई भी दो रैंडम नंबर मैंने ले लिए ए और बी, आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। दो नंबर मैंने सिलेक्ट किए ए और बी। अब मुझे उन्होंने बोला है कि इसके अंदर मान लो कुछ नंबर इंसर्ट करो, a1 a2 a3, और मान लो कुछ जितने भी आपने नंबर इंसर्ट किए, मान लो n नंबर इंसर्ट किए। अब ये नंबर इस तरह से हमको इंसर्ट करने हैं ताकि इंसर्ट करने के बाद ये जो पूरी सीक्वेंस हो जाए, ये किस में कन्वर्ट हो जाए? एपी। बोलो। एपी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वापिस सुनना, ए और बी मान लो कोई गिवन नंबर है, ए और बी मान लो कोई दो गिवन नंबर है, कोई भी दो नंबर सिलेक्ट कर लिया। अब इन दो नंबर के बीच में हमने कुछ टर्म ऐसे इंसर्ट किए ताकि उस पूरी रिजल्टिंग सीक्वेंस, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाए? एपी में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो टर्म हमने इंसर्ट किए इनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इनका नाम भी अर्थमेटिक मीन रखा गया। ठीक है, ये टर्म इंसर्टेड, इनका नाम क्या रखा गया? अर्थमेटिक मीन। तो ये जो मैंने टर्म इंसर्ट करी है इनको हम क्या बोलते हैं? एएम्स, अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड। ठीक है, अब ये कैसे निकालना है वो बेसिक तरीका समझते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं आसान है, ध्यान सुनते जाना। अब बोला गया भाई ये आपकी एपी है, इसको क्या बोल दिया गया? एपी है। ठीक है, इस एपी के बारे में हम पता करते क्या क्या चीजें हमें पता है। इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा? ए होगा, है ना? यस सर। फर्स्ट टर्म कितना होगा? ए। इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें बताओ, ध्यान से सोच के बताना। n+2। हाँ n+2। हाँ ये तो n है, यहां से यहां तक कितनी टर्म्स? n और दो एक्स्ट्रा, तो कितनी हो जाएगी? n+2 हो जाएगी। बोलो। यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर n+2। फर्स्ट टर्म आपके पास a है, लास्ट टर्म कौन सा है? बी। लास्ट टर्म b। हाँ, लास्ट टर्म कौन सा है? b है। तो अगर मुझे इन सब की वैल्यू निकालनी, a1 a2 a3 an, इन सब की क्या निकालनी? वैल्यू निकालनी। अब देखो फर्स्ट टर्म ये है, तो यहाँ अब ये एपी अगर है तो यहां से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस डी। प्लस डी करना पड़ेगा, है ना? तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो। ए प्लस डी। a+d। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर यहां से यहां जाने में वापस से डी ऐड करना पड़ेगा। A1 में वापस डी ऐड करूंगा तो a2 मिल जाएगा, है ना?
तो इसमें वापस डी ऐड करोगे तो क्या आएगा ए प्लस टू डी, है ना। फिर अगली Yes, टर्म sir. निकालना है तो वापस से डी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस थ्री डी। तो इस तरह से हर टर्म में मैं डी ऐड करता जाऊंगा तो चलता जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप जनरलाइज देखोगे तो फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आ रहा था वो आया ए प्लस डी, सेकेंड अर्थमेटिक मीन आया ए प्लस टू डी, थर्ड आया ए प्लस थ्री डी। तो ये जो nth वाला होगा इसी तरह से nth वाला क्या होगा? से a plus n minus 1d। हाँ हाँ, A plus and D. एन एन क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, A4 क्या होगा वो, तो एन क्या होगा ए प्लस एन डी होगा, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है ना, सिमेट्रिकली बन रहा है। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन कितना है ए प्लस डी आया, इसमें डी ऐड करोगे तो मिल जाएगा। सेकंड अर्थमेटिक मीन में डी ऐड करोगे तो अगला मिलेगा। तो A2 आया ए प्लस टू डी, A3 आया ए प्लस थ्री डी, तो एन क्या आएगा ए प्लस एन डी। क्या है बात समझ में आ गई? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये आपके अर्थमेटिक मीन हो गए। अब इनकी वैल्यू अगर निकालनी तो ए तो मुझे पता है क्वेश्चन में हमेशा की तरह, ए पता है बी पता है, तो अब मुझे क्या निकालना है, डी निकालना है, हाँ है ना। Yes, बोलो, अगर मैंने डी निकाल लिया तो ये सारी टर्म्स आ जाएगी A1 A2 A3 AN, बोलो sir. है ना, क्योंकि मुझे ए पता है और बी पता है और कितने टर्म इंसर्ट किए मतलब एन भी पता है, नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड वो भी मुझे पता है। तो ये तीन चीजें मुझे ऑलरेडी पता है। तो इन सबके अगर मुझे वैल्यू निकालनी तो मुझे डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डी। तो डी निकालने के लिए अगेन मैं एन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं, nth टर्म ऑफ द एपी। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म ऑफ द एपी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। Yes, sir. बोलो, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुटअप करूं तो बता nth टर्म की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। Yes, sir. फर्स्ट टर्म की जगह ए रहेगा। एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n प्लस 2 है, बोलो। सर ये Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसा है ये n प्लस टू? हाँ देखो, दो टर्म ऑलरेडी थी ए और बी, इसके अंदर मैंने n टर्म इंसर्ट कर दी, तो ये टोटल टर्म कितनी हो गई, n और एक और दो, n प्लस 2 हो गई ना। ये n है ना, यस सर। और इसमें दो ऐड करोगे तो n प्लस 2 होगा ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ सब d निकालने, तो ये b इक्वल टू a प्लस दिस, तो यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू डी, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b माइनस a अपॉन n प्लस 1, है ना। Yes, sir. तो ये d अब आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास जो भी टर्म आपको पूछेंगे वो निकाल लोगे। ठीक है, तो d निकालने का या तो फॉर्मूला याद रखना तो रख लो, या फिर नहीं भी याद रखोगे तो लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, और जैसे डी आ जाएगा फिर आपको कोई भी अर्थमेटिक मीन पूछे, A1 A2 A3, A1 पूछेंगे तो a प्लस डी, A2 पूछेंगे तो a प्लस 2d, A3 पूछेंगे तो a प्लस 3d। अगर मैं पूछता A7 तो बताओ क्या होता है A7? a प्लस 70। 70. वेरी गुड, a प्लस 70। ध्यान रखना, वहां पे an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d आता है, लेकिन यहाँ पे A1 A2 A3 क्या है, अर्थमेटिक मीन है। समझ में आ रहा है, दोनों में अंतर है ना। Yes, sir. ठीक है, तो बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, 10 अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 3 and 80, फाइंड द फिफ्थ अर्थमेटिक मीन। निकालो चलो। 10 अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 3 and 80, तो दो नंबर है 3 और 80, इसके बीच में 10 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए। और इंसर्ट करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट पता ही है कि ये इस तरह से इंसर्ट होते हैं ताकि ये पूरी सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एपी में। क्लियर है? तो इसका फिफ्थ टर्म कौन सा होगा ये पता करना है। चलो निकालो, पहले डी पता करो, डी कितना आएगा। फिर D7। हाँ, तो ये एपी में कन्वर्ट हो गई, वेरी गुड। अच्छा, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। बताओ लास्ट टर्म क्या है जल्दी से। 80. 80। फर्स्ट टर्म 3. 3। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल 12. नंबर ऑफ टर्म्स 12. 12। ध्यान से देखो, 10 प्लस 2 12। अब समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. है ना। कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है यहाँ तक 7 आएगा. बोलो। तो यहाँ से अगर ये 80 में से 3 माइनस 77, 77 से 11 को डिवाइड करोगे तो डी की वैल्यू 7 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अब आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन, तो A5 का फॉर्मूला बोलो। A A plus प्लस 5D. 5d, वेरी गुड, A प्लस 5d। तो A मतलब 3 प्लस 5 इंटू डी मतलब 7, तो हो जाएगा 3 प्लस 35, 3 प्लस 38। बहुत बढ़िया, अब समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड।
ठीक है, ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनते जाओ, नहीं आया तो पूछ लेना वापस, और घर जाके वापस इसको ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं फिर भी नहीं आया तो पूछ लेना। चलो अब देखो अगेन जेई 2022 का क्वेश्चन। अब देखो कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, अब आप अप्लाई करो। सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने अभी आपको, अब आप अप्लाई करके आंसर निकालने की कोशिश करो, देखो आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। ये सब चीजें इसलिए कराई जा रही ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि आप भी जेई क्लियर कर सकते हो। बस सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, आंसर निकालो कितना आ रहा है। शांति से ट्राई करो। कर रहे हो ट्राई? यस सर। ठीक है, तब तक मैं गिवन डेटा उतारता हूँ, आप भी अपने गिवन डेटा को मैच करने की कोशिश करना। जिसका आंसर आ जाए बताना। एन अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड 100। तो देखो हमेशा मैं, आप देखो कि मेरे क्वेश्चन को लिखने का तरीका हमेशा ऐसा होता है ताकि चीजें वहीं पे क्लियर हो जाए। तो ए और 100 लिखा, इसके बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए गए। मैंने कैसे लिखा, A1 A2 एंड सो ऑन अप टिल AN, such that the ratio of the first arithmetic mean मतलब A1 to the AN is 1:7। एक सेकेंड, हाँ सॉरी बच्चों, हाँ बताओ क्या है आंसर। क्वेश्चन बोला था द रेशियो ऑफ द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन टू द लास्ट इज 1:7, और क्वेश्चन में एक और रिलेशन गिवन है A + N = 33। तो पूछा N कितना होगा, बस। अच्छा मुझे बताओ, किया ट्राई? यस सर।
क्या आ रहा है आंसर? अभी आंसर नहीं आया। करो करो जल्दी से। मुझे ये बताओ A1 क्या होगा? 100/7। अरे A1 ए A प्लस D होगा ना, आया ना? ओके सर। सर, यस सर। और AN क्या होगा? 100 माइनस डी। 100 माइनस D भी लिख सकते हैं, या फिर A प्लस ND, आया ना? ठीक है, और 100 माइनस D भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। अच्छा, आपने उल्टा लिखा था क्या? चलो सिंपल, पहले बेसिक से जाते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? A1 A प्लस डी, AN A प्लस ND, जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वो लिख दिया मैंने। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस ठीक है। अब दूसरा मुझको लास्ट टर्म पता है, यस सर। ठीक है? तो लास्ट टर्म से भी एक रिलेशन मुझे निकालना आता है, AN इक्वल टू, जो हर बार निकालते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। D निकालने का जो तरीका होता है हमारा, लास्ट टर्म 100 है, फर्स्ट टर्म A है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगेन N+2 है, -1 इंटू D। तो यहाँ से D की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी? 100 माइनस A अपॉन N+1। आया ना? ठीक है, ये D आ गया। तो ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ये और एक इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन है। और कितने वेरिएबल है, कितने अननोन है? 3। ये 3 इक्वेशन मेरे पास मिल चुकी है, और 3 इक्वेशन और 3 अननोन, A N और D। अब इनको आपस में इस तरह से मैनिपुलेट करना है, इस तरह सिंप्लीफाई करना, ताकि मेरा कैलकुलेशन बन जाए। ठीक है, तो देखो कहाँ से क्या क्या रिलेशन आ सकता है। इन दोनों को अगर आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो फ्रॉम 2, तो 2 से क्या रिलेशन आएगा? 7A प्लस 7D इक्वल टू A प्लस ND। और यहां से आ जाएगा A, इधर जाके माइनस होगा 6A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, सॉरी 7 माइनस N इंटू D इक्वल टू 0। है ना? समझ में आ रहा क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैनिपुलेशन से 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, बस कैसे भी करके इक्वेट करके आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ से एक A और D में एक रिलेशन आ गया, यहाँ पे आप चाहो तो एक रिलेशन ये आ जाएगा, दूसरा फिर यहाँ से A प्लस N आपको पता है, और यहाँ पे भी N दिया हुआ है। अब देखो एक काम ये कर देना, यहाँ से N की वैल्यू निकाल के या तो यहाँ रख देना, तो A और D में एक रिलेशन आएगा, और यहाँ से भी N की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना, तो A और D में 2 रिलेशन आ जाएंगे। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। फिर आपको N निकालना, तो N निकालने के लिए आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ से N की वैल्यू या फिर A की वैल्यू यहाँ रख देना, और यहाँ से भी A की वैल्यू यहाँ रख देना, तो N और D में 2 रिलेशन आ जाएंगे। कर पाओगे? सॉल्व ही करना है कि नहीं? सर हो जाएगा। ठीक है, देखो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, कुछ भी मत करना, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। N निकालना है ना आपको, तो यहाँ से देखो A निकालना, A कितना आ जाएगा 33 माइनस D, A कितना आ जाएगा 33 माइनस, सॉरी N, A आ जाएगा 33 माइनस N। ये A की वैल्यू यहाँ पे रखना, और ये A की वैल्यू यहाँ पे रखना, तो N और D में 2 इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, वहां से सॉल्व करके आप N निकाल लेना। क्लियर है? यस सर। एक्चुअली क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन कर रही है, बाकी कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी था, जो कि आपको सिखा रखा है। गिवन डेटा उतारा ढंग से, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तीनों को ढंग से सॉल्व करके N निकाल लें। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है ना? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट डे जीपी। अब जीपी में अगेन जैसे एपी में होता है, यहाँ पे जीपी में क्या था कि हर टर्म में क्या करते हैं बताओ, अगली टर्म निकालने के लिए? हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं R से। तो फर्स्ट टर्म अगर A है तो अगला टर्म आपको आ जाएगा A इंटू R, ये सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म आ जाएगा A इंटू R स्क्वायर, फोर्थ टर्म आ जाएगा AR क्यूब, फिफ्थ टर्म आ जाएगा AR की पावर 4। तो हर टर्म में एक R की पावर माइनस हो रही है, तो nth टर्म क्या आएगा? AR की पावर N-1। N-1। वेरी गुड। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो nth टर्म आपका होगा। तो nth टर्म हमेशा के लिए याद रखना, nth टर्म ऑफ द AP इक्वल टू A, R की पावर N-1।
nth टर्म बोलो, लास्ट टर्म बोलो, जनरल टर्म बोलो, कुछ भी बोलो। और इसी में सम का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, Sn का, इन सबको अगर मैं सम कर दूं, तो याद है फॉर्मूला क्या आया था? a टाइम्स, याद है, r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस। क्लियर सबको? यस तो ये सर। क्या है? सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द जीपी, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द जीपी। तो ये दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, a टाइम्स r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, वेयर r इज नोन एज द कॉमन रेशियो। क्योंकि यहाँ पे जीपी में क्या होगा, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। आगे वाली कंसेक्यूटिव टर्म को पीछे वाली कंसेक्यूटिव टर्म के साथ रेशियो लोगे तो रेशियो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो r इज द कॉमन रेशियो, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और a इज द फर्स्ट टर्म। और इसी में एक फॉर्मूला और होता है, अगर r की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ r मेरा -1 से 1 के बीच में अगर है, मतलब डेसिमल में अगर r है मेरा, तो उस केस में सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी का भी एक फॉर्मूला होता है। कितना होता है, याद है किसी को? सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, तो याद रखना a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू अगर मान लो डेसिमल में आई, तो आपकी जो जीपी बनेगी वो एक डिक्रीजिंग जीपी बनेगी, मतलब छोटी होती जाएगी। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म है 10, फिर उसमें वैल्यू धीरे 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 क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और इनफाइनाइट तक जाते जाते तो एकदम बहुत माइन्यूट हो जाएगी। तो उन सारी इनफाइनाइट टर्म का सम अप्रोक्सीमेटली अगर मैं निकालू, उसका फॉर्मूला बनेगा a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r। तो ये तीन फॉर्मूला आपको ध्यान रखने जीपी के अंदर। nth term of the GP is equal to a into r की power n minus 1, sum of the n terms of the GP equal to this, and the third sum of the infinite terms of the GP is equal to a upon 1 minus r। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ट्राई कर लेते हैं अगेन जे क्वेश्चन, अटेम्प्ट करो इसको। सी आ रहा है, ठीक, सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। यस सर। a3 अपॉन a1 हमको गिवन है 25। ठीक है, तो a3 मतलब बोलो, AR स्क्वायर। ar स्क्वायर, a1 मतलब फर्स्ट टर्म है ना, यहाँ से r कितना आएगा, बोलो, 5। 5। प्लस माइनस 5। हाँ हाँ, है ना, मैथ्स में आ गए, ढंग से बोला करो। क्लियर है, r कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5 आएगा ना, बोलो। यस सर। ठीक है, अब अगेन आपको ये तो हो गया, a9 बाई a5 की वैल्यू पूछिए, इसका भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a r की पावर 8 डिवाइडेड बाय a r की पावर 4। a कैंसिल हो जाएगा, और r की पावर कितना बचेगा, 4। r की पावर 4, यहाँ पे आप प्लस या माइनस कुछ भी रखो, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऑड आता तो फिर 2 माइनस आते। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलो ना, अगेन सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द जीपी का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, चलो अब एक और ट्राई कर लो 2020 का, ध्यान से जल्दी से।
आसान क्वेश्चन है ना, कि टफ है? यहाँ पे दिया A1 प्लस A2, बताओ कितना आ रहा आंसर? अब तक तो आ जाना चाहिए था। सर सी आ रहा है। सी आ रहा है, ओके वेरी गुड। तो बताओ क्या करें? सर सी आ रहा है। क्या तरीका अपनाया आप लोगों ने? देखो यहाँ से a इंटू वन प्लस आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आर आ रही निकाल है। लिया। हाँ वेरी गुड। यहाँ से a इंटू वन प्लस आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। तो यहाँ पे भी मैं अगर मैं ये वाला टर्म क्रिएट कर दूं तो r को अलग रखा, a सॉरी आर स्क्वायर को अलग कर दिया, a इंटू वन प्लस आर इक्वल टू 16 है ना? यस बोलो। सर। तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, तो इसकी जगह क्या रख देंगे? 4। तो 4r स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ से r कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2 है ना? यस सर। अब r की वैल्यू पता, तो r की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? अच्छा क्वेश्चन में और कुछ बोला गया है क्या? a1 इज नेगेटिव, a1 इज नेगेटिव। तो अगर r को क्या रखना पड़ेगा? -2 रखना पड़ेगा, हाँ है ना? तो यहाँ से a आ जाएगा, a कितना आ जाएगा? -4 है ना? बोलो। यस सर। ये आपको ध्यान रखना क्वेश्चन का हर डेटा। आर की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई है, क्वेश्चन में हमको बोला है a1 इज नेगेटिव, तो आर की वैल्यू हमने क्या रख दी? -2। आर की वैल्यू -2 इसके अंदर रखी, आर की वैल्यू -2 रखी, तो a आ गया। अब सब सब यहाँ पे पूरा कर देंगे। a की जगह क्या रख देंगे? -4 आर की पावर n -1 अपॉन r -1। तो 4 लेमडा लेमडा आ जाएगा। क्लियर है सबको? सर बोलो। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह से कैलकुलेशन करना। अच्छा a की जगह 2 रखना, सॉरी। सर ये 1 प्लस आर कैसे आता है? 1 प्लस आर कैसे आया? यहाँ से a कॉमन लिया, इन दोनों में से a कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस आर बचेगा ना। और यहाँ से ए आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो ए आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ आर बचेगा। ठीक है, चलो। नाउ सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, चलो क्या था? a by 1 minus r. बाय आर ए बाय 1 माइनस आर। a by 1 minus r फॉर r बिटवीन -1 से 1। ध्यान रखना है, तभी अप्लाई करना। अदरवाइज अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, इसका यूज है कोई भी कन्वर्जिंग जीपी का सम पूछेंगे तो उसका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। नहीं ये पूछा सर, इस क्वेश्चन में तो यूज नहीं है ना जो आपने अभी कराया। यहाँ पे कहाँ? यहाँ पे थोड़ी यूज है। यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है ना। यहाँ पे क्या सिखा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो और उस केस में r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो तो उसका इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला a/1 - r हो। अब ये ट्राई करो, देखो ध्यान से। इसका प्रोडक्ट पूछा है तो पहले अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर देखो क्या पूछा। अच्छा बेस सेम है तो पावर क्या होती है? ऐड। इन सबको मैंने 2 की पावर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इन सबका बेस सेम है तो 2 बेस कॉमन ले लिया और पावर को क्या कर देंगे? ऐड।
सर सम ऑफ जीपी हो जाएगा ना पावर। हाँ वेरी गुड। तो जो भी पावर इनको अगर आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट 1/4 ये आ जाएगा 1/8, ये आ जाएगा 3 1 जा 3 3 1/16, हाँ है ना? बोलो। यस सर। अब देखो ध्यान से, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये क्या जीपी है? यस सर। ठीक है, जीपी है, हर टर्म में 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म इसका 1/4 है। कॉमन रेशियो कितना है? तो 1/2। 1/2। वेरी गुड, हर टर्म में 1/2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो सम ऑफ इनका सबका सम निकालना है, इन सबका क्या निकालना है? सम। तो सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a/1 - r, हाँ है ना? तो a/1 - 1/2 1/4/1/2, तो कितना आ जाएगा ये? 1/2, हाँ है ना? चेक करो, सही लिखा है? यस सर सर, लास्ट में 2 की पावर इन्फिनिटी होगी ना, लास्ट में जो है? कहाँ पे? 1/2 की पावर इन्फिनिटी, हाँ। ओके। वो नंबर तो बहुत माइन्यूट सा होगा ना, ठीक है, उससे मतलब ही नहीं हमको। हम देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इन सब का सम अप्रोक्सीमेटली 1/2 आएगा, मतलब 0.5 समथिंग आएगा। आप निकाल के भी देख लेना, जो लास्ट का टर्म आएगा वो आएगा 0.0000 समथिंग आएगा, और उसके पहले का जितना भी सम करोगे तो 1/2 आएगा। तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू क्या आ गई? 2 की पावर, इस पूरे का सम कितना आया? 1/2 आया ना? ये आपका आंसर। यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब देखो जेईई मेंस 2020 में आया था, क्या क्वेश्चन टफ था? नो सर। सीबीएसई में भी आते 11th क्लास में। हाँ हो सकता है आया हो। तो देखो ये जेईई में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको मैं यही बोल रहा हूँ, हर चैप्टर का बेसिक अच्छे से करके जाओ, वहां पे बस छांटते जाओ। गोल्ड माइनिंग करनी है आपको, वहां पे कौन कौन से क्वेश्चन मेरे काम के उनको छाट छाट के मुझे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से अगर इजी क्वेश्चन आया, मीडियम लेवल का क्वेश्चन आया, तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी अब देख लेते हैं फटाफट। अगर तीन टर्म, फिर घुमा के आ जाता है ना? हाँ एडवांस में तो एडवांस लाइव क्वेश्चन ही आएगा ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी करेंगे, पहले मेंस क्लियर करो अच्छे से। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, एबीसी अगर मान लो जीपी में है, किस में है? जीपी में, तो वापिस से वही चीज है कि आगे वाली टर्म का पीछे वाली टर्म के साथ रेशियो, और आगे वाली टर्म का पीछे वाली टर्म के साथ रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो ये देखो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b² इक्वल टू क्या आ जाएगा? AC। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, इस चीज से लोग ध्यान रखो। देखो एडवांस में नो डाउट पेपर टफ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, और एडवांस में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं करना रहता है। ठीक है, आपको पता है लास्ट ईयर के हिसाब से कट ऑफ कितना जाता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ढंग से अटेम्प्ट करना है, अच्छे से क्लियर हो जाता है, लेकिन बस ढंग से अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने रहते हैं। और दूसरी चीज, एडवांस का अभी से लोड नहीं लेना है। हाँ ये है कि आप प्रैक्टिस करते करते थोड़ा थोड़ा धीरे 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 ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट में आपका स्कोर कम से कम 90 ऊपर जाए। ठीक है, एक बार 90 ऊपर मेंस में चला गया तो फिर एडवांस की तैयारी करने में लोड नहीं आएगा। वो पता चला मेंस में ही कम है, कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ, तो फिर एडवांस भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले मेंस को बहुत अच्छे से कर लो, फिर एडवांस में जब भी आपके पास 2 महीने का गैप रहेगा सेकेंड अटेम्प्ट के बाद भी, तब आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी गैप रहेगा। ठीक है, तो आपका पहला अटेम्प्ट होगा जनवरी में, फिर डायरेक्ट एडवांस होगा जून में। ठीक है, तो 5 महीने का गैप है। तो सर इन 5 दोनों में महीने से बेस्ट वाला देखते हैं ना? हाँ बेस्ट ही देखते हैं, आपका दोनों में से जो बेस्ट आता है वही देखते हैं। तो इसलिए अटेम्प्ट तो आपको दोनों देने, जिसमें अच्छा आएगा वो वाला काउंट हो जाएगा, और एडवांस की तैयारी फरवरी से स्टार्ट कर देना, फरवरी से फरवरी आज सर एनटीए ने शेड्यूल दे दिया इस बार? यही होता है हर साल। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होता। सर इस बार अप्रैल में इलेक्शन है, इसलिए वो पहले या बाद में ले सकते सेकेंड अटेम्प्ट? ना ना, हाँ वो थोड़ा वो तो आगे पीछे होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एक आध वीक का। ठीक है, आपके एग्जाम तो वैसे भी क्या इतना ज्यादा बस इस टाइम तो कब होगा? जनवरी के मतलब 15 लास्ट जनवरी से? हाँ 15 जनवरी के बाद होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी सेम चीजें हैं। अगेन 3 टर्म अगर जीपी में, तो आपको ये रिलेशन याद रखना, ध्यान रखना, b² इक्वल टू AC। अच्छे से याद रख लेना इसको। मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगेन अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है एपी में या फिर जीपी में, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, तो मिडिल टर्म को आप हमेशा की तरह ए मानोगे। तो याद रखने का तरीका ये, मिडिल टर्म को क्या मानोगे? ए, फिर आगे वाली टर्म निकालनी तो मल्टीप्लाई बाय आर, पीछे वाली टर्म करनी तो डिवाइड बाय आर, ऐसे करते जाओगे तो आपको टर्म्स मिल जाएगी। क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर। ठीक।
तो बाकी ये प्रॉपर्टी जैसे वहां पे थी यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं, बस ये थोड़ा सा देख लेना। अगर A1 A2 A3 जीपी में है तो अगर उन पे आगे लॉग लगा देंगे तो वो एपी में हो जाएगा। आप चाहो तो एग्जांपल लेके खुद से ट्राई कर लेना, ज्यादा कुछ ही नहीं इसके अंदर। बस ध्यान रखना कि अगर मान लो A1 A2 A3 AN ये अगर जीपी में है तो log A1 log A2 log A3 ये एपी में आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टीज इसको आराम से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करो क्वेश्चन अब अच्छे से, जल्दी से। तो 2019 का क्वेश्चन था। द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द जीपी। तो तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स जीपी में क्या लेंगे? A by R A A R। वेरी गुड, A by R A और AR। इनका प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है 512। इनका प्रोडक्ट करोगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, A क्यूब इक्वल टू 512। इसका क्यूब इक्वल टू 8। इक्वल टू कितना? 8। ओके, वेरी गुड। तो देखो इससे फायदा ये हुआ कि अपना एक अननोन हट गया। अगेन इफ द 4 इज एडेड टू ईच फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म ऑफ दिस टर्म, द 3 टर्म्स आर नाउ इन एपी। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोला है? देखो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है। तो बोला अगर 4 ऐड कर दें फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट टर्म में 4 ऐड कर दें और सेकंड टर्म में अगर 4 ऐड कर दें तो ये टर्म if 4 is added to each in the first term of this term, now the 3 terms are in AP और थर्ड टर्म ऐसी कैसी रखें। तो ये 3 टर्म किस में आ जाती थी? एपी में। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब अगेन वो कॉन्सेप्ट, 3 टर्म्स अगर एपी में तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है? एबीसी अगर मान लो एपी में तो बताओ क्या सिखाया था? A plus C by 2 is equal to B। हाँ, A plus C by 2 इक्वल टू बी या फिर 2B इक्वल टू A plus C। हाँ है ना? यस सर। The twice of middle term equal to first term plus last term। यहाँ पे हमको A पता है, A की वैल्यू अगर मैं पुटअप कर दूंगा 8 plus 4 12। ठीक है, यहाँ पे भी A की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या यहाँ से R आ जाएगा? यस सर। ठीक है, और R आ जाएगा तो आपको पूछा फाइंड द सम ऑफ द ओरिजिनल 3 टर्म, मतलब ये जो शुरू की 3 टर्म इनका सम पूछा। A पता है, R पता है, SN निकल जाएगा। हाँ है ना? क्या आर की 2 वैल्यू आएगी ना? हाँ हो सकता है आर की वैल्यू, हाँ क्वाड्रेटिक है तो आर की 2 वैल्यू आएगी। तो आप फिर चेक कर लेना कौन सी वैल्यू से आपका आंसर आ रहा है। सर Clear एक ही आएगी। एक आ रही है, ठीक है, जो भी आ रहा हो। यहाँ तक क्यूब समझ में में आएगा आया? ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आया एक क्या तो समझ? नहीं आएगी, 2 आएगी। जो भी आया कर लोगे ना सोल्व। यस सर। चलो नेक्स्ट, अर्थमेटिक मीन जैसे पढ़ा था वैसे ज्योमेट्रिक मीन। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि 3 नंबर अगर जीपी में होते हैं तो हमने अभी निकाला कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी आता है। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट AC। इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन टाइप से। तो अगर मैं जनरलाइज करूं कि A1 A2 A3 AN है, मान लो ये n नंबर्स हैं, इनका अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो इन सबका ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या है? इन सबका क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? प्रोडक्ट। हाँ, इन सबका क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके पावर 1/n। 1/n, ध्यान रखना।
ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका, तो इन सबको प्रोडक्ट कर दोगे, पावर 1/n हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो इन सबका सम करके डिवाइड बाय n कर दोगे। दोनों में अंतर क्लियर है? Yes. ठीक है। सर अगेन इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, तो इसको वापस समझ लो, जिसको पिछली बार समझ में आया इस बार समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से सीखना। अगेन यहाँ पे मैं दो नंबर कंसीडर कर रहा हूँ, ए और बी। ए और बी कोई भी दो रैंडम नंबर है। अब इसके बीच में मैं कुछ नंबर्स इंसर्ट कर रहा हूं, मान लो G1, G2, G3 एंड सो ऑन अप टिल Gn, और इस तरह से इंसर्ट करना है ताकि ये रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाए? बोलो, किसमें कन्वर्ट हो जाए? जीपी में। ये पूरी की पूरी सीक्वेंस किसमें कन्वर्ट हो जाए? जीपी में। और अगर ये पूरी की पूरी सीक्वेंस जीपी में कन्वर्ट हो रही है तो इन जो टर्म्स को इंसर्ट किया है इनको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। इनको हम क्या बोलते हैं? एन ज्योमेट्रिक। अब इन ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन अगर G1 G2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी तो R पता करना पड़ेगा। जैसे पिछली बार D पता किया था, इस बार क्या पता करना पड़ेगा? R। अगर R पता चल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो R पता करने के अगेन वही वाला बेसिक फॉर्मूला, AN इक्वल टू nth टर्म का फॉर्मूला A R की पावर n-1, हाँ है ना? GP का nth टर्म का फॉर्मूला यही होता है, बोलो। Yes. यहाँ पे वापस सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे। nth टर्म बताओ क्या है? B. B है। A इंटू R निकालना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n+2. n+2। जैसे पिछली बार थी इस बार भी n+2 है। तो यहाँ से R देखो कितना जगह, B/A इक्वल टू R की पावर n+1। n+1 उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी अपने पास B/A की पावर 1/n+1, है ना? यस सर। यहाँ से आपको R है, तो हर क्वेश्चन में सबसे पहले आप R निकाल लेना। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की मदद से क्या निकाल लेना? R। अब आपको जो भी टर्म्स पूछिए वो आराम से आ जाएगी। बताओ G1 क्या होगा? ये फर्स्ट टर्म है, अगली टर्म AR A इंटू R, है ना? जो जीपी में कैसे निकालते हो? अगर ये पूरी जीपी है तो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में R मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा, है ना? यस सर। अब इसमें वापस R मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी अगली टर्म आ जाएगी यस सर। AR²। इसमें वापस R मल्टीप्लाई करोगे तो अगली टर्म आ जाएगी AR³। देखो यहाँ पे भी वैसे ही फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं पूछूंगा बताओ सेवंथ टर्म बताओ क्या आएगी? AR7. 7। और nth टर्म क्या आ जाएगी लास्ट वाली? AR AR की पावर n। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. एक चीज वहां पे रह गई थी, एक सेकंड ना। ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ना ज्योमेट्रिक मीन, कहाँ गया? हाँ ये वाली। इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, ध्यान से सीखो। क्या ये जितने भी ज्योमेट्रिक मीन मैंने निकाले ना, कहाँ गया? यहाँ रहा, ठीक है। ये जितने भी ज्योमेट्रिक मीन मैंने निकाले इन सबका अगर मैं सम करूंगा, A1 A2 A3 AN, इन सबका सम करने पे भी एक रिजल्ट स्टैंडर्ड आता है। और यहाँ पे हम जो ज्योमेट्रिक मीन निकाला, वहां पे अर्थमेटिक मीन निकाला, और यहाँ पे जो हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला, इन सबका प्रोडक्ट करने पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है। तो वो दो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है वो मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। एक सेकंड, पेज ऐड कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ तक समझ में आ गया ना अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस सर। बोलो। ठीक है, तरीका यही रहेगा। वहां पे पहले जैसे वहां पे अपने डी निकाला तो डी निकाल लो, यहाँ पे आर निकाल लो। आर निकालने के बाद एक एक करके सारी टर्म्स निकाल लोगे, अपना आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा था कि जैसे वहां पे अपने अर्थमेटिक मीन निकाले थे A1 A2 A3, इन सबका जब आप सम करोगे, जितने भी अर्थमेटिक आपने n अर्थमेटिक मीन जो इंसर्ट किए थे, वो अर्थमेटिक मीन का अगर आप सम करोगे, पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट बहुत स्टैंडर्ड आता है। वो आता है n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B। n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B। बेसिकली इसके आ जाएगा n टाइम्स A और B का अर्थमेटिक मीन कितना होता है? A+B/2। क्लियर है? तो क्वेश्चन में हमेशा आपको A पता होगा, B पता होगा, n पता होगा, तो कभी अगर डायरेक्ट सम का फॉर्मूला पूछे तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जितने भी मिडिल के अर्थमेटिक मीन है n, उन सबका सम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? n टाइम्स A+B/2। क्या है, समझ में आया? इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, पर फॉर्मूला याद रख लो कि आसान है। यस सर। और जितने भी ज्योमेट्रिक मीन मैंने निकाले G1 G2 G3, वहां पे सम किया, तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट कर दूं, जितने भी ज्योमेट्रिक मीन मैंने निकाले उन सबका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं n ज्योमेट्रिक मीन का, तो अगेन वो आएगा वो आएगा ऐसा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AB A, B की पावर n। अब AB का ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है? रूट ऑफ AB, है ना? 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? A1 इंटू A2 की पावर 1/2, है ना? यस सर। की पावर n। तो इन सबका प्रोडक्ट आ जाएगा रूट AB की पावर n। यहाँ पे आएगा A+B/2 की इंटू n, और यहाँ पे आ जाएगा रूट AB की पावर n। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इसके बराबर आएगा। संबंध, ये रिजल्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड था इसलिए लिखवा दिया गया।
क्लियर है सबको? सर ज्योमेट्रिक मीन में प्रोडक्ट सम नहीं होगा? नहीं, सम नहीं, प्रोडक्ट ही याद करना है। क्लियर है? बस ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ज्योमेट्रिक मीन में आपको प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट करने पे रिजल्ट स्टैंडर्ड आ रहा है, सम करने पे रिजल्ट अजीब सा आएगा। आपको प्रोडक्ट इसका ध्यान रखना और इसका सम याद रखना। क्लियर है सबको? ठीक है। और ये निकालने का तरीका ये होता है सिंपल, आप सबसे पहले आर निकालो। आर निकालने के लिए लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की मदद से आर निकाल लेना। जैसे ही आर पता चल जाएगा आपको, जो भी टर्म पूछी वो आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म हो जाएगी a इंटू आर, सेकंड टर्म AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। चलो जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया, बोला कि ये अगर अर्थमेट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो मुझे ये पहले बताओ ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ए बी। रूट ए बी। वेरी गुड। ए इंटू बी की पावर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स 1/2। 1/2। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट ए बी, या फिर ए बी की पावर 1/2। अब क्वेश्चन में बोला गया अगर दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन, ये इसके अगर बराबर है तो एन की वैल्यू क्या हो? क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू रूट ए बी। रूट ए बी मतलब ए बी की पावर 1/2, तो यहाँ से एन पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया सर? ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ए की सारी पावर एक तरफ कलेक्ट करना, बी की सारी पावर एक तरफ कलेक्ट करना, फिर दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक है। तो आप जब दोनों को डिवाइड करोगे पावर कुछ आएगी, ये शायद आंसर 1 आएगा। और आंसर 1 कब आता है? कोई भी नंबर का पावर आंसर 1 कब आता है? जब पावर कैसी हो? 0। पावर कैसी हो? 0। तो उसको जब आप 0 से इक्वेट करोगे आपके पास n आ जाएगा। कर लोगे घर पे सॉल्व? यस सर। ठीक है। कैलकुलेशन में नहीं करवा रहा, टाइम वेस्ट होगा, तो आप घर पे ट्राई कर लेना। चलो एक बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई कर लो जल्दी से, बताओ इसका सम कितना आएगा। 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए हैं 2 नंबर के बीच में, उन सारे ज्योमेट्रिक मीन का सम कितना होगा? पहले ज्योमेट्रिक मीन निकालो, क्या क्या आ रहे हैं चारों के चारों। आर कितना आ रहा है? 3। वेरी गुड। ये 3 की पावर 5 ही होता है ना सर? ठीक है। चेक कर लेना कैलकुलेशन कहीं गलती हो तो। अब बस सारे ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो। और इन सबका सम कर देना है। आया आंसर? ए मतलब 2 इंटू 3। अब इसमें सबको मैं 3 मल्टीप्लाई कर देगा। 6 3 18, 18 3 54, इन सबका सम तो 60 60 70 240 आ रहा है क्या? देखो ध्यान से, आसान था ना क्वेश्चन? क्लियर है? तो सिंपल Yes, जैसे sir. वहां पे क्या सर इसमें हाँ, बोलो। सिर्फ जी मीन का निकालना है सम? हाँ हाँ हाँ, जो अपन ने ज्योमेट्रिक मीन 4 निकाले थे उनका सबका सम करना था। जो G1 G2 G3 G4 हमने निकाला, उनको सबका ऐड कर दिया। मतलब टोटल नहीं निकालना सर? ओके। हाँ टोटल थोड़ी, सिर्फ GM का सम पूछा था। क्लियर हो गया? यस सर। चलो नाउ HP। अब HP का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले आप ही बता दो। HP का मतलब क्या है, कैसे HP पहचानेंगे? जितना भी आता हो बताओ। AP को इन्वर्स कर देते हैं तो क्या कहते हैं, HP आता है। हाँ अगर मान लो, वेरी गुड, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। मान लो A1 A2 A3 ये कुछ टर्म्स है, AN ये टर्म्स अगर AP में है, ध्यान सुनना, ये टर्म्स अगर AP में है तो इनका अगर रेसिप्रोकल कर दूं मैं, रेसिप्रोकल कर दे मतलब 1/A1 1/A2 1/A3, इनका अगर रेसिप्रोकल कर दे तो ये जो रेसिप्रोकल वाली टर्म हो जाएगी, इसको अपन ने डिफाइन कर दिया, ये टर्म्स हो जाएगी आपकी HP में। ठीक है। तो आपको कभी भी अगर HP का क्वेश्चन आता है,
आप क्या करोगे, उसको एपी में कन्वर्ट कर देना और एपी के जितने भी फॉर्मूला आपने याद रख रखे वो सब अप्लाई कर दोगे। ध्यान रखना एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे nth टर्म ऑफ द एपी का तो फॉर्मूला होता है, एचपी का सॉरी, एचपी की nth टर्म का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/a + n-1 × d, हाँ है ना सर बोलो, ठीक है। लेकिन कभी भी एस सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द एचपी का फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इनका अपन एडिशन नहीं कर सकते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ध्यान रखना, कभी कोई आपको पूछे या फिर आपके दिमाग में आए कि सर एचपी की सम ऑफ द n टर्म्स का कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, nth टर्म का फॉर्मूला है और ये दो चीजें। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट जो याद रखने वाला इसमें ये है कि जैसे कि अपन ने 3 नंबर के लिए पढ़ा था ABC, मुझे जल्दी जल्दी बताते जो अगर ये एपी में होगा तो इनमें बताओ क्या रिलेशन होगा। अगर ये 3 नंबर एपी में तो क्या होगा 2b a इक्वल plus टू c a plus b जीपी में अगर हुए तो B square equal to AC. वेरी गुड, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। अब मुझे पता करना अगर ये एचपी में हुए तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो सिंपल डेरिवेशन है, देख लो फटाफट। मैं बोल रहा हूं अगर ABC 3 नंबर है, ठीक है बोलो, अगर ये एपी में मान, ये किस में है एपी में, ठीक है, या फिर सॉरी एबीसी अपन ने पहले क्या माना एचपी में निकालना है ना, एपी तो निकाल लिया। अगर मान लो एबीसी एचपी में है तो इनमें क्या रिलेशन होगा ये पता करना है। एबीसी अगर आपका एचपी में है तो बताओ कैसे पता करें, तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा, hp हाँ एबीसी अगर एचपी में तो रेसिप्रोकल AP किस में होगा एपी में, आया ना सर। वेरी गुड। अब एपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, और यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2/b इक्वल टू a + c अपॉन AC, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वाइस ऑफ AC अपॉन a + c, है ना, क्लियर है यस सर। ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर एचपी का क्वेश्चन आता है तो उसको एपी में कन्वर्ट करो और सॉल्व करो। 3 नंबर अगर एपी में है तो 2b इक्वल टू a + c, जीपी में है तो b स्क्वायर इक्वल टू AC, और एचपी में अगर है तो b इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC अपॉन a + c। बोलो आया दिमाग में, छपा है? सर ओके बहुत बढ़िया। एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट जल्दी से ट्राई कर लो, बताओ इसका आंसर कितना है। बताओ करेंगे क्या, तरीका क्या रहेगा? एपी वाले फॉर्मूले लगा देंगे। नहीं सबसे पहले और सोचो, ये अगर एचपी में तो क्या करें, फॉर्मूला p में लगाने कन्वर्ट बाद कर सकते हैं। हमेशा ये करा करो। अगर ये 2 टर्म एपी में है, सॉरी एचपी में है, तो इनके रेसिप्रोकल किस में होंगे एपी में होंगे सर तो एपी की 7th टर्म और एपी की 12th टर्म कौन सी आ जाएगी 10 और 25 है ना। तो यहाँ से अपन सबसे पहले ए और डी पता कर लेंगे, क्लियर है। तो एपी की 7th टर्म a + 6d होता है, वो 10 के बराबर होगी। एपी की 12th टर्म a + 11d होता है, वो 25 के बराबर होगी। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर। सबको क्लियर है ना, ऐसे ही करना है हमेशा। आपको एचपी में दिया था उसका रेसिप्रोकल एपी में होगा, एपी का 2 टर्म पता है, फॉर्मूला अप्लाई कर दे, यहाँ से मेरे पास ए आ जाएगा और डी आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? यस सर। अब पूछा 20th टर्म, तो सबसे पहले एपी की 20th टर्म निकाल लेंगे, आया ना। यस यहाँ से सर। जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करोगे तो जीपी एचपी क्या आ जाएगी यस सर। तो एचपी की 20th टर्म का आंसर कितना आ जाएगा 1/AP की 20th टर्म, ठीक है बोलो। सर इसका आंसर डी आ रहा है। डी आ रहा है, वेरी गुड। क्या बात समझ में आ गई? सिंपल था ना, यस जल्दी सर। बोलो। यस सर। ओके, हार्मोनिक मीन आपको मैंने बता दिया कि अगर ए बी सी 3 नंबर एचपी में है तो बताओ क्या रिलेशन आता है बी इक्वल टू 2AB प्लस अपॉन में A + B। 2AC अपॉन अपॉन में a + c। ए + c, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। चलो बाकी आपको हमेशा बस इतना ध्यान रखना है, एचपी का क्वेश्चन आता है उसको एपी में कन्वर्ट कर दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना।
ना ये हमने अभी निकाल लिया कि तीनों में अगर 3 नंबर है एबीसी तो अर्थमेटिक मीन ये होगा, ज्योमेट्रिक मीन ये होगा, हार्मोनिक मीन ये होगा। अब इन तीनों में अगर मुझे रिलेशन डेवलप करना है तो बताओ क्या होगा। अगर मान लो ध्यान से देखो ए और एच को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ कितना आएगा। ये ए का टर्म है, ये एच का टर्म है, इन दोनों को जोड़कर ए किया जाएगा, है ना। और जी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ए बी। ए बी, तो क्या ए इंटू एच की वैल्यू जी स्क्वायर के बराबर आ रही है। यस सर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ए एच और जी क्या है, ए इज द अर्थमेटिक मीन, एच इज द हार्मोनिक मीन एंड जी इज द ज्योमेट्रिक मीन, तो अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आएगा। ए और एच को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी बचेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो भी ए बी बचेगा, है ना। यस सर। बोलो ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो बहुत ज्यादा काम आता है, तो हमने क्या बोला क्या, सबसे पहले मैंने ए माइनस जी की वैल्यू निकाली, ए माइनस जी का एक्सप्रेशन मैंने निकाला, उसको सिंप्लीफाई किया अच्छे से। तो सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बना, तो मैं यहाँ से बोल सकता कि वो स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। तो मेरे पास क्या कर, आप घर पे ट्राई करना इसको, ए माइनस जी करोगे तो ए माइनस जी, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से मैं बोलूंगा कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन, आया ना सर। ठीक है। आप चाहो तो एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, कोई भी दो तीन नंबर कंसीडर करना, उनका अर्थमेटिक मीन निकालना, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना, तो हमेशा अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा आएगा। सेम काम जी माइनस एच का एक्सप्रेशन निकाला, वो भी ग्रेटर देन 0 आ रहा था, तो वहां से मेरे पास रिलेशन है कि ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो क्या आएगा कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज सबसे बड़ा होगा अर्थमेटिक मीन, उसके बाद आएगा ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद कौन आएगा, हार्मोनिक मीन, हाँ है ना। यस सर। तो 3 नंबर के लिए हमेशा ध्यान रखना, ये 3 नंबर कितने भी नंबर हो, उनका अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन आएगा, उसके बाद हार्मोनिक मीन आएगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, प्रॉपर्टी नंबर 1, फॉर एनी नंबर्स अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू द हार्मोनिक मीन। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड, ये तीनों इक्वल कब होंगे, ये तीनों इक्वल तब होंगे जब वो नंबर्स इक्वल होंगे, मतलब ए और बी की वैल्यू अगर सेम हो गई। देखो ध्यान से, इन सब में अगर ए और बी को इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे ए और बी को अगर सेम कर दोगे तो ये भी ए के बराबर आ जाएगा, ये भी ए के बराबर, ये भी। तो ये इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, जब ए और बी सेम होगा, जब नंबर्स कैसे होंगे, सेम होंगे। और यहाँ पे तीनों में रिलेशन क्या होता है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच। ये भी आपको मैंने बता दिया। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको थोड़ा बहुत? यस सर। बोलो ठीक है। इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन सर में मेरे बोल को लगे कि सर ये बड़ा कब होगा, तो जब ये अलग ए भी अलग अलग होंगे तब ये बड़े होंगे ना। जब नंबर डिफरेंट होंगे तो ग्रेटर होगा, और नंबर अगर सेम हो गए तो इक्वल होगा। ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, और बोला गया कि एक सम दिया हुआ आपके पास, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये 3 नंबर का सम आपको दिया हुआ है 12। तो पूछा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये एएम जीएम और एचएम ये वाला कॉन्सेप्ट हम कब अप्लाई करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन में सम के टर्म्स में या प्रोडक्ट के टर्म्स में चीजें गिवन हो और मैक्सिमा या मिनिमा पूछे। ये वाला आपको ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली बोलेगा नहीं कि उसमें एएम जीएम अप्लाई करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि इसमें एएम जीएम अप्लाई हो रहा हो। तो एएम जीएम अप्लाई करने के लिए क्या सोचना है, पहली चीज उसमें कुछ सम का एक्सप्रेशन दिया होगा, प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन या तो पूछा होगा या तो दिया होगा, और दूसरा चीज उसका मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू पूछी होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पूछे, सम के टर्म्स में एक्सप्रेशन गिवन हो, प्रोडक्ट के टर्म्स में गिवन हो, तो वहां पे हमेशा आपको एएम जीएम अप्लाई करना है। तो ज्यादातर क्वेश्चन आप एएम जीएम ही अप्लाई करो, एचएम तो बहुत कम यूज होता है। ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एएम जीएम से ही होंगे। तो याद रखना एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कब अप्लाई होगा, जब आपको सम की तरह से कोई एक्सप्रेशन गिवन है, प्रोडक्ट में पूछा या दिया हुआ हो, मैक्सिमम मिनिमम पूछा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, और इस तरह से ये इनका 3 नंबर का सम ये गिवन है, तो इस टर्म्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो बताओ कैसे करें। एएमजीएम तो अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एएमजीएम अप्लाई करने से पहले आपको ये सोचना होगा किन टर्म्स में अपन एएमजीएम अप्लाई करें। अर्थमेटिक मीन मुझे पता है इज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन मुझे ये पहले ये सोचना होगा ना किन टर्म्स में मैं एएमजीएम अप्लाई करूं। तो बताओ यहाँ पे मैं टर्म्स क्या कंसिडर करूं, बताओ क्वेश्चन के हिसाब से क्या टर्म कंसीडर करूं, और उसमें फिर एम और ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम अप्लाई करूं। बोलो कैसा एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, कौन सी टर्म्स लूं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा ना।
नहीं, यहाँ पे देखो सम किस में दिया है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में दिया है ना सम, तो आप यही टर्म ले लो ना। पहली टर्म आपने ले ली एक्स वाई, सेकेंड टर्म को आपने अज्यूम कर लिया वाई जेड और थर्ड टर्म को अज्यूम कर लिया जेड एक्स, क्योंकि आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है तो इसको क्रिएट करना है। तो अगर ये तीन टर्म है तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा बोलो, तीन टर्म का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं बोलो। एक्स वाई प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू वेरी गुड, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म थर्ड टर्म डिवाइड बाय 3, हाँ है ना, तीन टर्म है ना। और तीन टर्म को ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, एक्स वाई इंटू वाई मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर कितनी रख देंगे, 1/3। वेरी गुड, तो यहाँ से देखो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मैंने इसे जानबूझ के क्यों बना, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी, इसकी वैल्यू 12 है, हाँ है ना, बोलो। यस सर। तो देखो ध्यान से यहाँ पे अंदर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का टर्म आएगा, बेसिकली एक्स इंटू वाई इंटू जेड का होल स्क्वायर, बोलो, तो पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक्स वाई जेड का टर्म भी क्रिएट हो गया, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड की पावर 2/3, 2/3 पावर उधर जाके 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, ऊपर लिख रहा हूँ, एक्स वाई जेड इज लेस देन और इक्वल टू 4 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 की पावर एक्स वाई जेड इज लेस देन इक्वल टू 8, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 8 होगा, है ना। एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू तो पूछी थी। यस सर। एक्स वाई जेड इज लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है, तो मैक्सिमम कितना होगा, 8 होगा। क्लियर हो गया। यस सर। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाना, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई मैक्सिमम इन्हें पूछा सम दिया है, तो इन तीन टर्म का सम दिया था, तो इन्हीं तीन टर्म को मैंने कंसीडर कर लिया और इसमें एएमजीएम अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई करके, एएमजीएम। ठीक है, चलो एक और ट्राई कर लेते जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी से बताओ। बताओ क्या दिमाग लगाएं इसमें। यहाँ पे देखो अजीब सा टर्म रहा है, एक्स, पिछले क्वेश्चन में तो आसान था कि एक्स वाई जेड पूछा था, लेकिन इस बार क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड स्क्वायर। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, सोच पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करो एक बार खुद से कि क्या इसमें सोचना पड़े, ये टर्म्स क्रिएट करना है। तो मैं किन टर्म को पहले कंसीडर करूं ताकि ये प्रोडक्ट में भी ऐसी टर्म बन जाए और सम में भी वो क्रिएट हो जाए। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगा लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट में ये चाहिए, तो कहीं ना कहीं इनका लेना पड़ेगा सहारा, और इनके सहारे के लिए मुझे ऐसा भी क्रिएट करना है। देखो 2x है तो प्रोडक्ट में तो चलो एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन इनका एक्स सम से मुझे एक्स वाई 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 जेड और जेड ऐसे। नहीं, सुनो सुनो, वापस लिखा रहा हूँ मैं ध्यान से। देखो मुझे नंबर इस तरह से कंसीडर करने, नंबर इस तरह से कंसीडर करने ताकि उनका प्रोडक्ट तो जैसे प्रोडक्ट में एक टर्म कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, हाँ है ना, और सम में कितना चाहिए, एक्स चाहिए, बोलो
सम के फॉर्मूले में तो क्या चाहिए, एक्स चाहिए, और प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर जैसा टर्म चाहिए, है ना? सर बोलो। तो अब देखो सेम टाइप का चाहिए। अब सम अगर एक्स चाहिए तो अगर मैं यहाँ पे दोनों टाइप के नंबर को सेम टाइप करना, तो x/2 अगर x/2 कंसीडर कर लूं तो देखो क्या इनका सम x आ जाएगा, बोलो, यस सर। है ना? और अगर प्रोडक्ट भी करूंगा तो x²/4 का आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट x² तो आ ही रहा है ना? तो देखो ये Yes, लॉजिक sir. यहाँ एक्चुअली, कि यहाँ पे एक्चुअली मुझे सम x के टर्म्स में दिया है और प्रोडक्ट x² के टर्म्स में दिया है। तो मुझे इस तरह से कुछ कंसीडर करना था कि मेरा अल्टीमेटली सम में भी काम हो जाए, प्रोडक्ट में भी काम हो जाए। तो यहाँ पे मैं टर्म्स कैसी कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। लेट अस कंसीडर टर्म्स x/2 x/2 दो टर्म कंसीडर कर ली। y में बताओ कैसे टर्म कंसीडर करेंगे, ये तीन है तो y/3 वेरी y/3 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 ये तीन टर्म y में कंसीडर कर ली, और z में z/2 z/2 और z/2। तो ये मैंने 7 टर्म कंसीडर कर लिया। अब इन 7 टर्म में मैं AMGM लगाऊंगा। इन 7 टर्म में क्या लगाऊंगा मैं, AMGM। जैसे मैं इन 7 टर्म में AMGM लगाऊंगा मेरा काम हो जाएगा। ध्यान से देखो, इन सब का AM मतलब इन सब का सम है ना, बोलो। सर इनका सम जैसे ही करोगे तो x/2 प्लस x/2 कितना आएगा, x आएगा, प्लस y प्लस z। x प्लस y प्लस z डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 7, है ना? यस सर। बोलो इनका सबका सम हो गया इनटू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इन सबका प्रोडक्ट, है ना? यस सर। इन सबका जैसे प्रोडक्ट करोगे तो x²/4 मल्टीप्लाई बाय y³/27 मल्टीप्लाई बाय z²/4 की पावर 1/7, है ना? क्या देखो Yes, ये वाला sir. एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया अपने आप। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, है ना? यस हो सर। जाएगा सॉल्व। यस सर। ठीक है, चलो देखो आज के लेक्चर में एक्चुअली अपन ने बहुत सारा कवर कर लिया। एग्जैक्टली 2 घंटे कंप्लीट हो गए। 5 बजे मुझे कंप्लीट करना था, टारगेट कंप्लीट हो गया। क्या आपको समझ में आया आज का लेक्चर? yes sir यस सर। तो देखो आज एक ही लेक्चर में हमने AM GM HM और AP GP HP उनका थ्योरी, उनके क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब आपका काम ये रहेगा, मैं आपको जेई के कुछ PYQ दूंगा, उन PYQ को पूरी ईमानदारी के साथ आपको अटेम्प्ट करना है, AP और GP के। ठीक है, वो अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया अच्छे से और उसका डाउट डिस्कशन कर लिया, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले अपन उसका अच्छे से डाउट डिस्कशन करेंगे, पूरी क्लास में डाउट डिस्कशन होगा प्रॉपर्ली, और उसकी अगली क्लास में फिर हम स्टार्ट करेंगे सीरीज वाले क्वेश्चन, क्योंकि जेई पिछले कुछ सालों से सीरीज पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये एपी जीपी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो अब कल संडे भी आ रहा है, तो आज का भी दिन है, कल का भी थोड़ा आधा दिन आपके पास रहेगा ही सही, तो आपको ये होमवर्क कंप्लीट कर देना है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो मंडे वाली क्लास में अपन एपी और जीपी के जितने भी पीवाईक्यू हैं उन सारा पीवाईक्यू का डाउट डिस्कशन करेंगे। वो एक बार डाउट डिस्कशन अच्छे से हो जाएगा, फिर सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक, ओके। आपकी वही शाम की क्लास सेम टाइम पे रहेगी, तो अच्छे से उसको अटेंड कर लेना। ठीक है, चलो।